मैं सभी व्यवस्थाएं कर दूंगा। इसके बाद दोनों राष्ट्रपति कार्यालय से चले गए। ओएजी तुरंत सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित शीर्ष स्तरीय जाली सामग्री बनाने वाले कमरे में नहीं गए। वह सबसे पहले दूसरी मंजिल पर स्थित ब्लूप्रिंट बिक्री क्षेत्र में गया। ब्लूप्रिंट की इतनी अधिक संख्या देखकर आश्चर्य हुआ। जो हुआई की नजरें तेज थीं और उन्होंने तुरंत अपना चयन कर लिया। उन्होंने उनमें से कई ब्लूप्रिंट तुरंत चुन लिए। फोर्जिंग ब्लूप्रिंट, शैडोविंड बूट्स फाइन। फोर्जिंग ब्लूप्रिंट, शैडोविंड ब्रेस्टप्लेट फाइन। फोर्जिंग ब्लूप्रिंट, शैडोविंड गॉन्टलेट्स फाइन। ब्लूप्रिंट बनाना, शैडोविंड बेल्ट उत्कृष्ट। ये लेवल 8 का नीले रंग का बेहतरीन क्वालिटी का सेट है। 4 टुकड़ों वाले सेट का प्रभाव, सभी विशेषताओं में 15% की वृद्धि होती है और युद्ध से बाहर होने पर प्रति सेकंड 1% स्वास्थ्य बहाल होता है। यदि इसे उच्च गुणवत्ता में अपग्रेड किया जा सके तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। यह उपकरण सेट व्यावहारिक रूप से यासुओ के लिए ही बनाया गया है। फिर उसने लेवल 8 विंडब्रेकर लॉन्गर स्वॉर्ड ब्लूप्रिंट का चयन किया। सभी तैयारियों के साथ शेन कियू के नेतृत्व में ओएजी गिल्ड की 5वीं मंजिल पर पहुंची। 5वीं मंजिल पूरी तरह से खाली और शांत थी। गलियारे के अंत में केवल एक विशाल कांस्य का दरवाजा खामोशी से खड़ा था। दरवाजे पर जटिल ज्वालाओं के पैटर्न उकेरे गए हैं जो एक प्राचीन और शक्तिशाली आभा का संचार करते हैं। श्री ओएजी, ये हमारे संघ का एकमात्र उच्च स्तरीय गढ़ाई कक्ष है। शेन कियू के स्वर में विस्मय का भाव झलक रहा था। ओएजी ने सिर हिलाया और भारी पीतल का दरवाजा खोल दिया। बूम! प्राथमिक ढलाई कक्ष की तुलना में कहीं अधिक गर्म और शुद्ध ऊष्मा की एक लहर हम पर छा गई। उच्च स्तरीय फोर्जिंग कार्यशाला का आंतरिक भाग अत्यंत विशाल है। इस कमरे के केंद्र में स्थित विशाल गहरे सुनहरे रंग की भट्टी सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली चीज है। भट्टी के नीचे जल रही आग साधारण आग नहीं है। इसके बजाय यह एक गहरे नीले रंग की लौ थी जो खामोशी से नाच रही थी मानो जीवित हो और एक भयानक रूप से उच्च तापमान विकीर्ण कर रही थी जिससे किसी का भी दिल कांप उठता था। क्या ये कोई अजीब आग है? ओएजी ने मन ही मन बुदबुदाया। वास्तव में ये दूसरों से अलग है। बस पास आने से ही आप इसके भीतर समाहित अपार अग्नि ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इस तरह की अनोखी आग का इस्तेमाल करके उपकरण बनाने से सफलता दर और गुणवत्ता में निश्चित रूप से काफी सुधार होगा। कुछ ही देर बाद शेन कियू ने स्वयं लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए ओएजी को आवश्यक सभी सामग्री लाकर दी। धातु ढलाई की मेज पर तरह तरह के दुर्लभ अयस्कों और विदेशी जानवरों की सामग्रियों का ढेर लगा हुआ था। श्री ओएजी, सभी सामग्री यहाँ मौजूद है। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक पूछें, शेन कियू ने आदरपूर्वक कहा। ओएजी ने उन्हें धन्यवाद दिया और धीरे से ऊपरी मंजिल पर स्थित लोहार के कमरे का भारी पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया। सिस्टम एआई नियंत्रण संभालो, जो हुआई ने मन ही मन आदेश दिया। ओएजी की आंखें एक पल के लिए झपकी, फिर सामान्य हो गईं और उन्होंने चुपचाप जाली काम का एक नया दौर शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआई ने अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस लौटा लिया। थकान की एक लहर उस पर छा गई और उसकी पलकें झुक गईं क्योंकि वह गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और जो हुआई के चेहरे पर पड़ रही थी। वह बिस्तर पर अचानक उठ बैठा और तुरंत ओएजी के परिणाम देखने लगा। चेतना धीरे धीरे जागृत होती है। उच्चतम स्तर का फोर्जिंग चैम्बर। गढ़ाई की मेज पर शैडोविंड सेट के चारों टुकड़े विंडब्रेकर लॉन्गर स्वॉर्ड के साथ बड़े करीने से रखे हुए थे। प्रत्येक उपकरण से एक ऐसी चकाचौंध भरी रोशनी निकलती है जो उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरणों की रोशनी से कहीं अधिक है। जो हुआई ने ओएजी को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़कर शैडोविंड बूट्स उठा लिए। शैडोविंड बूट्स दुर्लभ, आवश्यकता स्तर LV8। रक्षा जोड़ 8 फुर्ती जोड़ 5, गति जोड़ 10%। एक दुर्लभ 3 सितारा वस्तु। उसने शैडोविंड ब्रेस्टप्लेट उठा लिया। शैडोविंड ब्रेस्टप्लेट दुर्लभ, दुर्लभ 4 सितारा। शैडोविंड गॉन्टलेट्स दुर्लभ 3 स्टार। विंडब्रेकर लॉन्गर स्वॉर्ड दुर्लभ 4 स्टार। जब उसने आखिरी शैडोविंड बेल्ट उठाई तो उसकी सांस थोड़ी अटक गई। शैडोविंड बेल्ट दुर्लभ, दुर्लभ 5 सितारा, पूरे सितारे। शैडोविंड सेट 4/4 प्रभाव 1, सभी विशेषताओं में 32% की वृद्धि हुई। 2, लड़ाई से बाहर होने पर प्रति सेकंड 3% स्वास्थ्य की वसूली होती है। फोफकार, जो हुआई हौंकते हुए बोला, ये खूबियां वाकई अविश्वसनीय हैं। बाजार में एक सामान्य लेवल 8 का दुर्लभ उपकरण कम से कम 10,000 जिया सिक्कों में बिक सकता है। जिन वस्तुओं के साथ सेट बोनस मिलता है उनकी कीमत 2 या 3 गुना अधिक होगी। अकेले इस शैडोविंड सेट की कीमत ही संभवतः 150,000 ग्रेड जिया सिक्कों से अधिक है। ये तो सिर्फ सामग्री की लागत है। अगर इसे नीलामी के लिए रखा जाए तो कीमत और भी अधिक हो सकती है। जो हुआई ने सभी उपकरण अपने स्थानिक घेरे में रख दिए। उसने ओएजी को काबू में किया और ऊपरी मंजिल पर स्थित जाली सामग्री बनाने वाले कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजे के बाहर बिजनेस सूट पहने एक खूबसूरत युवती काफी देर से इंतजार कर रही थी। ओएजी को बाहर आते देख उसने तुरंत अभिवादन में सिर झुकाया। नमस्कार श्री ओएजी, मैं अध्यक्ष द्वारा आपको नियुक्त की गई निजी सहायक हूँ। मेरा नाम लिन वेई है। भविष्य में यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो कृपया बेझिझक मुझसे पूछें। ओएजी ने सिर हिलाया जिससे उनकी थकान का हल्का सा संकेत मिला। मैं थोड़ा थक गया हूँ और मुझे वापस जाकर आराम करने की जरूरत है। एक दिन और एक रात लगातार मेहनत करने के बाद अगर मैं कहूँ कि मैं थका हुआ नहीं था तो यह वास्तव में आश्चर्यजनक होगा। लिन वेई ने तुरंत जवाब दिया, गिल्ड लीडर ने गिल्ड के पास एक आलीशान अपार्टमेंट में आपके रहने का इंतजाम कर दिया है। मैं आपको अभी वहां ले चलता हूँ। ओएजी ने सहमति में गुनगुनाया। दोनों गिल्ड के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। ठीक उसी समय लिन वेई अपनी कार लेने के लिए पार्किंग स्थल पर गई। सड़क के कोने पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि पुनर्जीवित और वापस लौटे थंडर स्वॉर्ड्समैन यासुओ हैं। भीड़ के कारण अलग हुए दो क्लोनों की निगाहें एक दूसरे से मिलीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने कुछ नहीं कहा। अगले ही पल अपनी कलाई को झटकते हुए ओएजी ने स्थानिक अंगूठी को चुपचाप हवा में उड़ा दिया जो एक मुश्किल से दिखाई देने वाला चाप बनाते हुए ठीक यासुओ के हाथ में जा गिरी। यासुओ ने अंगूठी पकड़ी और बिना रुके मुड़ा और भीड़ भाड़ में गायब हो गया। पूरी प्रक्रिया सुचारू और कुशल रही। ये बिल्कुल अनुभवी भूमिगत एजेंटों द्वारा खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करने जैसा था। जो हुआई ने मन ही मन सोचा, फिलहाल इन दोनों क्लोनों के लिए बेहतर यही होगा कि वे आपस में ज्यादा मेलजोल से बचें।
एक ही झटके में पकड़े जाने और पकड़े जाने से बचने के लिए अध्याय 19 शहर छोड़ना। लिन वेई ओ ये जी को गिल्ड के पास स्थित एक आलीशान अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले गई। कमरा विशाल और रोशनीदार था और शानदार ढंग से सजाया गया था। श्री ओ ये जी, यह आपके लिए व्यवस्थित आवास है। यदि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो कृपया मुझसे कभी भी संपर्क करने में संकोच न करें। लिन वेई ने आदरपूर्वक अपना बिजनेस कार्ड सौंप दिया। ओ ये जी ने इसे स्वीकार किया और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। लिन वेई के जाने के बाद जू हुआई ने तुरंत ओ ये जी के एआई इंटेलिजेंट कोर को नए निर्देश जारी किए। आज से आपका काम निरंतर उपकरण बनाना है। जब आप थक जाएं तो आराम करें, जब भूख लगे तो खाना खाएं और यह सुनिश्चित करें कि आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करें जब तक सिस्टम द्वारा जारी की गई जाली बनाने की चुनौती का कार्य पूरा नहीं हो जाता। आदेश प्राप्त हुआ। एआई सजीव गढ़ाई मोड का निष्पादन शुरू करता है। ओ ये जी की आंखों में एक पल के लिए कुछ आंकड़े कौंधे, फिर उनकी निगाहें वापस अपनी शांत और गहन गहराई में लौट गईं। वह खिड़की के पास गया और दूर तक देखता रहा, मानो गहरी सोच में डूबा हुआ हो। ये सब करने के बाद जू हुआई की चेतना में तुरंत बदलाव आ गया। यासुओ इस समय वह तियानहाई शहर के विशाल द्वार के नीचे खड़ा था। ट्रायल टॉवर चैलेंज काफी समय पहले ही समाप्त हो चुका है। अगर आप जल्दी से लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो शहर के बाहर का इलाका सचमुच स्वर्ग और नरक दोनों है। जंगल में विचित्र जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, रहस्यमय क्षेत्र बहुतायत में पाए जाते हैं और कालकोठरी भी बहुतायत में मौजूद हैं। असंख्य पेशेवर लोग सत्ता और धन की प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन उच्च प्रतिफल का अर्थ उच्च जोखिम भी होता है। ये सचमुच एक अराजक भूमि है। रक्तपिपासु दरिंदों के अलावा व्यक्ति को अपने ही लोगों के चाकुओं से भी सावधान रहना चाहिए। किसी उपकरण या संसाधन के लिए एक दूसरे पर तलवारें तानना, हत्या करना और लूटपाट करना लंबे समय से आम बात रही है। धातु से बने विशाल द्वारों ने शहर को दो अलग अलग दुनियाओं में विभाजित कर दिया था, एक अंदर और एक बाहर। जू हुआई ने यासुओ को नियंत्रित किया और शहर से बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। कई पूरी तरह से हथियारों से लैस गार्डों ने उसे रोक लिया। पहचान पत्र, एक गार्ड ने भावहीनता से कहा। यासुओ ने जाली पहचान पत्र सौंप दिया। गार्ड ने उसे लिया, उपकरण पर उसकी जांच की और पुष्टि की कि वह सही है। उसने ऊपर देखा और यासुओ को गौर से देखा। अकेले? तुम्हारी टीम कहाँ है? यासुओ ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज जानबूझकर धीमी कर दी गई थी, जिसमें थोड़ी सी थकान झलक रही थी। कोई साथी नहीं है। मैं बस यहाँ थोड़ा लेवल बढ़ाने आया हूँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। गार्ड ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, मानो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया हो। वह उसे नियमित रूप से याद दिलाता था, शहर के बाहर के सभी जानवर कम से कम 10वें स्तर के हैं। चूंकि तुम अकेले हो, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। उसने अपने बगल की दीवार पर लगे नोटिस की ओर इशारा किया। ऊपर एक आपातकालीन संपर्क नंबर है, इसे नोट कर लें। अगर आपको कोई ऐसी समस्या आती है जिसे आप हल नहीं कर सकते, तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि बचाव शुल्क सस्ता नहीं है, हर बार कम से कम 10,000 दक्सिया सिक्के लगेंगे। जू हुआई समझ गया, वह कीमत वाकई कम नहीं है। हालांकि दूसरों के लिए आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं सावधान रहूंगा, यासुओ ने शांत भाव से उत्तर दिया। बस सामने का मिश्र धातु का गेट धीरे धीरे ऊपर उठा। गार्ड ने यासुओ के जाते हुए शरीर पर आखिरी नजर डाली और कहा, अंधेरा होने से पहले वापस आने की कोशिश करना। रात में जंगल दिन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। यासुओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शहर के द्वार से बाहर निकल गया। वनस्पति और रक्त के मिश्रण से बनी एक जंगली आभा हम पर छा गई। शहर के बाहर एक अंतहीन प्राचीन जंगल फैला हुआ है। दूर तक एक धब्बेदार डामर की सड़क फैली हुई है, जिस पर कभी कभी विभिन्न साहसी संघों के प्रतीकों से सजे वाहन तेजी से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। अधिकांश पेशेवर एक दूसरे का समर्थन करने के लिए संघों या संगठनों में शामिल होना पसंद करते हैं, लेकिन यासुओ को इसकी जरूरत नहीं है। वह कुछ देर और मुख्य सड़क पर चलता रहा, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वह तियानहाई शहर की निगरानी सीमा से पूरी तरह बाहर है। मेरे मन में एक विचार आया। स्थानिक वृत्त के भीतर प्रकाश टिमटिमा रहा था। शैडोविंड सेट के चारों टुकड़े विंडब्रेकर लॉन्गस्वॉर्ड के साथ तुरंत पहन लिए गए। मेरे भीतर से शक्ति का एक तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। क्लोन पैनल यासुओ, क्लास एकमात्र छिपा हुआ क्लास एस रैंक थंडर स्वॉर्ड्समैन। स्तर LV 8। स्वास्थ्य अंक 1720 माना पॉइंट्स 1190 शक्ति 161 जोड़ 51। फुर्ती 311 जोड़ 105। स्टेमिना 172 जोड़ 55। स्पिरिट 119 जोड़ 38। हमला शक्ति 328। शारीरिक रक्षा 202। जादुई प्रतिरोध 95। जू हुआई के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेवल 8 पर यह एट्रीब्यूट बूस्ट वास्तव में विस्फोटक है। ये लगभग 20वें स्तर के भी रैंक वाले अधिकांश पेशेवरों को कुचलने के लिए काफी है। समस्या सिर्फ इतनी है कि शैडो सेट थोड़ा ज्यादा भड़कैला दिखता है और यासुओ की घुमक्कड़ प्रवृत्ति से मेल नहीं खाता। दिखावा छुपाना, उपकरण का स्वरूप डिफॉल्ट कपड़े के कवच में बदल दिया गया है। प्रकाश की एक चमक के साथ यासुओ अपने साधारण सूती वस्त्रों में लौट आया, लेकिन उसकी भयानक आंतरिक शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसने विंडब्रेकर लॉन्गस्वॉर्ड को कसकर पकड़ रखा था, जिसकी धार से हल्की सी झंझनाहट की आवाज आ रही थी। शिकार शुरू करो। यासुओ बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक भूत की तरह घने जंगल में गायब हो गया। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे। आओ, भेड़िए की दहाड़ गूंज उठी। भूरे धूसर रंग के फर वाला 3 सिरों वाला एक मजबूत भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकला। जंगल वुल्फ LV 10। स्वास्थ्य अंक 1200। उनकी लाल आंखें यासुओ पर टिकी हुई थी, जिनसे खून की प्यास से भरी क्रूरता झलक रही थी। सबसे आगे चल रहा भेड़िया सबसे तेज था। उसने अपना खून से सना हुआ मुंह खोला, जिसमें से बदबूदार लार टपक रही थी। उसके नुकीले पंजे ठंडेपन से चमक रहे थे और वह सीधे यासुओ के चेहरे पर झपटा। कोर्ट में मौत। यासुओ की आंखें ठंडी पड़ गईं और पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ गया। जोरदार प्रहार, सिजल, बिजली की तलवार जैसी ऊर्जा का एक शानदार विस्फोट तुरंत ही फूट पड़ा। तेज, बहुत तेज। भेड़िए को शोक भरी चीख निकालने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले ही बिजली की प्रचंड शक्ति ने उसे भेद डाला। -372, -341, -362, एक के बाद एक भयावह नुकसान के आंकड़े सामने आते रहे।
पलक झपकते ही उसने अपने सामने मौजूद खूंखार जंगली भेड़िए को मार डाला। बाकी दोनों भेड़ियों ने अचानक अपना हमला रोक दिया। उनकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी, लेकिन यासुओ का आक्रमण रुका नहीं। वह हवा की तरह गतिमान था, उसकी लंबी तलवार पीछे परछाई छोड़ती जा रही थी। सामान्य हमलों के साथ आने वाली बिजली की शक्ति लगातार बरसती रहती है। -354, -43, स्प्लैश क्षति, -377, -51, स्प्लैश क्षति। एक पल के बाद शेष दो जंगली भेड़िए अपने साथियों के नक्शे कदम पर चलते हुए अनुभव अंक और कुछ चमकदार सामग्री के टुकड़ों में परिवर्तित हो गए। लेवल 10 के जंगली भेड़िए को मार गिराएं और 100 अनुभव अंक प्राप्त करें। लेवल 10 के जंगली भेड़िए को मार गिराएं और 100 अनुभव अंक प्राप्त करें। लेवल 10 के जंगली भेड़िए को मार गिराएं और 100 अनुभव अंक प्राप्त करें। प्राप्त सामग्री 3 भेड़िए की खाल, 6 भेड़िए के दांत। यासुओ ने लापरवाही से उन सामग्रियों को अपने स्थानिक घेरे में रख दिया। दक्षता ठीक है, जंगली जानवर वास्तव में बहुत संख्या में थे। आपको लगभग हर कुछ कदम पर उनका एक समूह मिल जाएगा। तलवारबाजी के रोमांचक दौर का अनुभव करने के बाद जू हुआई की चेतना यासुओ के शरीर से अलग हो गई थी। सिस्टम यासुओ एआई कोर को सक्रिय करो, बिना किसी रोक टोक के लेवल बढ़ाओ। आदेश प्राप्त हुआ। क्लोन थंडर स्वॉर्ड्समैन यासुओ के लिए एआई सिस्टम 1.0 सक्रिय कर दिया गया है। यासुओ की आंखों में एक चमक कौंधी, लेकिन उसने तुरंत ही अपना भटकता हुआ उद्दंड स्वभाव फिर से अपना लिया। उसने अपनी तलवार उठाई और जंगल में और अंदर की ओर चलता रहा। अन्य व्यवसायों में राक्षसों से लड़ते समय और स्तर बढ़ाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। उन्हें टीम बनाकर सहयोग करने की आवश्यकता होती है और उन्हें दवा लेने और आराम करने की आवश्यकता होती है। लेकिन यासुओ को इसकी जरूरत नहीं है। शैडो विंसेट की शक्तिशाली पुनर्जीवन क्षमताओं की बदौलत जब तक वह तुरंत मारा नहीं जाता, वह लगभग एक निरंतर गति वाली मशीन की तरह लड़ सकता है। जू हुआई ने जम्हाई ली और आराम से बिस्तर पर लेट गया। अब हमें बस अनुभव स्तर के तेजी से बढ़ने का इंतजार करना होगा। अध्याय 20। क्या यह इस बात का संकेत है कि वे मेरे आदमी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं? एआई द्वारा नियंत्रित यासुओ तेजी से पकड़ से बाहर होता जा रहा है। जंगल में एस रैंक के तलवारबाज की गतिशीलता पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। उस जानवर के हमले से बचने का हर प्रयास मिलीमीटर तक सटीक था, मानो वह चाकू की नोक पर नाच रहा हो। अनुभव का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। 2 घंटे से भी कम समय में यासुओ का लेवल बढ़कर LV9 हो गया। जू हुआईगांग ने अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस लाया और थोड़ी देर आराम करने की तैयारी की। दस्तक दस्तक, दरवाजे पर दस्तक हुई। अंकल फू ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। युवा स्वामी, मिस ये आपसे मिलने आई हैं। जू हुआई के होठों पर मुस्कान आ गई। वह लड़की वाकई बहुत तेज है। वे शायद अभी अभी टावर ऑफ ट्रायल्स को पार करके सीधे यहाँ आए होंगे। भाई जू हुआई, उसे देखने से पहले ही आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। दरवाजे के बाहर से एक स्पष्ट और मधुर आवाज आई, जिसमें उत्साह की झलक थी। येशी हल्के कदमों से अंदर भागी। उसका सुंदर चेहरा युवा ऊर्जा से भरपूर था। जू हुआई ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तो क्या आपने ट्रायल टावर को पार कर लिया? परिणाम कैसे रहे? क्या आपको फिर से पहला स्थान मिला? ये सुनकर येशी थोड़ी शर्मा गई और उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि हमारी टीम ने ये स्तर बहुत जल्दी पार कर लिया, फिर भी अंत में हमें तीसरा स्थान ही मिला। इस बिंदु पर उसने विषय बदल दिया। उसके लहजे में थोड़ी सी प्रसन्नता झलक रही थी। हालांकि लू क्यूई को भी पहला स्थान नहीं मिला, उसे केवल दूसरा स्थान मिला और वह पहले स्थान के विजेता से बहुत पीछे रह गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा हरा पड़ गया। ये बहुत मजेदार था, हा हा हा। जू हुआई मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन चेहरे पर जिज्ञासा का भाव दिखाया। अरे, लूची भी प्रथम स्थान नहीं ला सका, तो आखिर यह नंबर 1 विजेता कौन है? येशी की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, ये यासुओ नाम का कोई व्यक्ति है। भाई जू हुआई, आपको पता नहीं है, वह व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उस सुबह लूची मुझसे झगड़ा करने आया था, लेकिन यासुओ ने उसे कुछ ही मुक्कों और लातों में ढेर कर दिया। ये बहुत ही संतोषजनक था। जू हुआई का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन उसने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। वाह, ये यासुओ कितना भयंकर है। वह किस स्कूल में पढ़ता है? मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। येशी ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन के भाव थे। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है जैसे यह अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। उनका व्यक्तित्व भी विचित्र, ठंडा और उदासीन है। और तो और, वह 30 साल के आदमी जैसा दिखता है, लेकिन उसकी पंजीकृत पहचान जानकारी से पता चलता है कि वह केवल 18 साल का है। उसने अपना सिर झुकाया और मुंह बनाया। अब मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि इतनी कम उम्र में बूढ़ा होना का क्या मतलब होता है। ये सुनकर जू हुआई को खांसी आ गई। ये लड़की किसके बारे में इशारों में कुछ कहना चाह रही है? खैर, शायद वे अपनी उम्र से अधिक बड़े दिखते हैं। येशी ने जू हुआई के असामान्य भाव को नजरअंदाज कर दिया और अफसोस भरे स्वर में बोलना जारी रखा। मैंने सुना है कि यासुओ बेहद प्रतिभाशाली है, कम से कम एस रैंक का। कितनी अफसोस की बात है, मैंने परसों रात ही टावर ऑफ ट्रायल्स को पार किया था और फिर मुझे मार दिया गया। इस मामले ने तियानहाई शहर के कई उच्च पदस्थ लोगों को चिंतित कर दिया है। लू क्यूई को आज सुबह पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था। जू हुआई ने भौहें उठाकर हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम्हारी हत्या की गई थी? क्या हत्यारे के बारे में कोई सुराग मिला है? क्या आपको पता है कि यह किसने किया? येशी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए रहस्यमय ढंग से कहा, मेरे पिता ने कहा था कि दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली है। तियानहाई शहर के 4 स्कूल प्रधानाचार्यों के संयुक्त प्रयासों के बावजूद भी हम उसे अपने पास नहीं रख सके। ये बहुत संभव है कि यह डॉन नामक किसी गिल्ड से है। डॉन गिल्ड। जू हुआई की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने ये नाम ऑनलाइन सुना था। कहा जाता है कि यह समूह बेहद शातिर है, सनकी और दबंग तरीके से व्यवहार करता है। इसके सदस्य कम हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक कुलीन वर्ग का है। प्रवेश के लिए आवश्यक शर्तें बेहद सख्त हैं। उम्मीदवार को कम से कम लेवल प्रोफेशनल होना चाहिए। एक बार जब वे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति पर नजर गड़ा लेते हैं, तो उसे अपने पक्ष में करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। यदि दूसरा पक्ष सहयोग नहीं करता है, तो वे बिना किसी झिझक के हत्या कर देंगे। ये अगर आपको कोई चीज नहीं मिल सकती, तो उसे नष्ट कर दो का एक क्लासिक उदाहरण है। अप्रत्याशित रूप से यासुओ इस पागलों के समूह का निशाना बन गया। सौभाग्यवश यासुओ ने चूहे के सामने आत्महत्या कर ली।
अन्यथा इस समूह के साथ उलझना वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या होगी। जू हुआई का दिमाग तेजी से सोचने लगा और अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, वैसे अब जब ट्रायल टावर खत्म हो गया है तो आप आगे कहाँ लेवल बढ़ाने की योजना बना रहे हैं? येशी की प्रतिभा को देखते हुए ये लगभग निश्चित है कि उसे ग्रेट शिया साम्राज्य के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक में प्रवेश मिल जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा में उम्मीदवारों के स्तर के लिए सख्त आवश्यकताएं हैं, उन्हें स्तर 15 तक पहुंचना होगा। इसलिए इस अवधि के दौरान जिन छात्रों ने अभी अभी ट्रायल टावर चुनौती पूरी की है वे शहर छोड़कर जंगल में जाकर अपना लेवल बढ़ाएंगे। ये सवाल सुनते ही येशी का खिलखिलाता चेहरा अचानक उतर गया, उसके होंठ थोड़े से बाहर निकल आए जो स्पष्ट रूप से उसकी नाखुशी को दर्शा रहे थे। जू हुआई ने उसके भावनात्मक बदलाव को ध्यानपूर्वक देखा। क्या हुआ, क्या घटना घटी? येशी ने कुछ उदास होकर आह भरी और कहा, ये सब मेरे पिता की वजह से है। मुझे नहीं पता कि कल रात उसे क्या हो गया था, लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि मैं उस लुक्यूई के साथ मिलकर शहर से बाहर जाकर कालकोठरी में जाकर अभ्यास करूं और अपना स्तर बढ़ाऊं। जू हुआई की आंखें पल भर में ठंडी पड़ गईं। ये परिवार का इससे क्या तात्पर्य है? क्या आप येशी और लुक्यूई को एक साथ लाना चाहते हैं? हालांकि लुक्यूई अब जो परिवार के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसकी सौतेली मां लियू यूरू राजधानी के लियू परिवार से है। ऐसा कहा जाता है कि लुक्यूई के जैविक पिता की पृष्ठभूमि भी काफी जटिल है। अगर उनका बैकग्राउंड दमदार है तो क्या हुआ? जो भी मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करेगा उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जू हुआई से निकल रही शीतलता को भांपते हुए येशी ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। भाई जू हुआई, क्रोधित मत होइए। अगर मैं उसके साथ लेवल बढ़ाने के लिए जंगल में भी जाऊं तो भी कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जू हुआई ने अपनी नाराजगी को दबाते हुए गहरी सांस ली। उसने हाथ बढ़ाकर येशी का कोमल छोटा हाथ धीरे से थाम लिया, उसकी आवाज में स्नेह का भाव झलक रहा था। येशी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बेशक मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। वैसे आप लेवल बढ़ाने के लिए किस कालकोठरी में जाने की योजना बना रहे हैं? जू हुआई के गर्म बड़े हाथों में लिपटी येशी का चेहरा पल भर में लाल हो गया, यहाँ तक कि उसके कान भी शर्म से लाल हो गए। भाई जू हुआई पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय प्रतीत होते हैं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये जिंगशुई झील है जो शहर से 30 मील दूर स्थित है। मेरे पिताजी ने कहा कि वहाँ एक नया लेवल 10 का कालकोठरी खुल गया है और हमें वहाँ जाकर अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। जू हुआई ने सिर हिलाया, लेकिन उसका हाथ बेचैन था, वह धीरे से उसकी हथेली को सहला रहा था। हाँ, जंगल शहर जैसा नहीं होता, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। मैं समझ गई, येशी ने धीरे से जवाब दिया, उसका चेहरा लाल हो गया था। दोनों कुछ देर और वहीं रुके रहे, फिर येशी अनिच्छा से उठकर अलविदा कहने चली गई। येशी को विदा करने के बाद जू हुआई की सौम्य मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी निगाहें बर्फीली ठंडी हो गईं। लुक्वी, क्या तुम मेरे आदमी को चुराने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। ठीक तभी डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, आपके क्लोन थंडर स्वॉर्ड्समैन यासुओ का जंगल में लेवल 10 के एलीट बॉस जंगल ब्लड वुल्फ किंग से सामना हुआ है। क्या आप तुरंत कमान संभालकर उसे मारना चाहते हैं? अध्याय 21, जंगल का रक्त भेड़िया राजा। हमारा सामना बॉस से हुआ, ये तो किस्मत की बात है। जू हुआई का मनोबल बढ़ गया। जंगली जानवरों के सरदारों से सामना होने की संभावना बेहद कम है। अगर आपका सामना किसी एक से होता है और आप उसे सफलतापूर्वक मार देते हैं तो अक्सर आपको अप्रत्याशित रूप से अच्छा लूट का सामान मिल जाएगा। हालांकि जंगली बॉस असाधारण शक्ति और खतरे का भी प्रतीक होते हैं। यदि पेशेवरों की एक सामान्य टीम को इसका सामना करना पड़ता है तो पूरी तैयारी के बिना वे अक्सर वापस नहीं लौटेंगे। पूर्ण विनाश आम बात है। अकेले आगे बढ़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए, ये तो मानो किसी बुरे आदमी के खुद को फांसी लगाने जैसा है जो जीने से थक चुका है। बिना किसी झिझक के जू हुआई ने तुरंत अपनी चेतना को पूरी तरह से यासुओ में लीन कर लिया। घने जंगल में रोशनी बहुत कम थी। दूर नहीं, एक विशालकाय भेड़िया जो एक सामान्य जंगली भेड़िए के आकार से 2 गुने से भी अधिक बड़ा था, अपनी खून जैसी लाल आंखों से यासुओ को घूर रहा था। उसके शरीर का रंग भयावह गहरा लाल था, मानो वह अंतहीन खून में भीगा हुआ हो और उससे खून की तेज गंध आ रही थी। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और भयावह लग रहे थे, साथ ही एक भयानक रोशनी से चमक रहे थे। जंगल ब्लड वुल्फ किंग LV10 एलीट बॉस। स्वास्थ्य अंक 18,000/18,000। 18,000 HP। इसमें साधारण जंगली भेड़ियों की तुलना में 10 गुना से भी अधिक स्वास्थ्य है। मारना है या नहीं मारना, क्या ये कोई सवाल भी है? बॉस ने अपना चेहरा दिखा दिया है, हम उसे मारे बिना कैसे रह सकते हैं? यासुओ का क्लोन मर गया तो ठीक है, सबसे बुरी स्थिति में भी वह 24 घंटे में फिर से हीरो बन जाएगा। संभावित रूप से अमूल्य बॉस ड्रॉप पर दांव लगाने के लिए केवल 24 घंटे प्रतीक्षा करें। ये सौदा वाकई फायदे का सौदा है। हालांकि जू हुआई का इसे स्वयं अपने नियंत्रण में लेने का कोई इरादा नहीं था। कुछ समय तक समायोजन और अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि युद्ध में AI का प्रदर्शन उनके अपने नियंत्रण की तुलना में कहीं अधिक सहज और प्रवाहमय था और विमान पर उसकी पकड़ भी अधिक सटीक थी। आखिरकार AI न तो घबराता है, न ही गलतियां करता है और यह हमेशा बिल्कुल शांत और तर्कसंगत रहता है। सिस्टम यासुओ AI कोर को सक्रिय करो। उद्देश्य जंगल के रक्तभैंस राजा को मार गिराओ। आदेश प्राप्त हुआ। थंडर स्वॉर्ड्समैन यासुओ AI सिस्टम 1.0 सक्रिय हो गया। युद्ध मोड सक्रिय हो गया। यासुओ की थोड़ी चंचल आंखों में अचानक डेटा की एक ठंडी नीली धारा चमक उठी। उसने तलवार चलाने की अपनी मुद्रा में थोड़ा सा बदलाव किया और उसकी पूरी आभा बदल गई, मानो कोई अद्वितीय हथियार म्यान से बाहर निकाला गया हो जिसकी तीक्ष्णता पूरी तरह से प्रकट हो गई हो। आओ, जंगल के खूंखार भेड़िए राजा को अपने सामने मौजूद इंसान से खतरे का आभास हो गया और उसने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। ध्वनि तरंगें आगे बढ़ती गईं, जिससे आसपास के पेड़ कांपने लगे। अगले ही पल उसने अपने चारों अंगों से बल लगाया और उसका विशाल शरीर खून जैसे लाल रंग की परछाई में बदल गया, एक दुर्गंधयुक्त हवा लिए हुए और सीधे यासुओ की ओर दौड़ पड़ा। जल्दी, बेहद तेज, एक कुलीन बॉस से जैसी उम्मीद की जाती है, उसकी विस्फोट गति साधारण जंगली भेड़ियों की तुलना में कहीं अधिक है। AI द्वारा नियंत्रित यासुओ दबाव में भी शांत रहा। ठीक उसी समय जब ब्लड वुल्फ किंग के पंजे वार करने ही वाले थे, बिजली की चमक तेजी से दूर चली जाती है। वूश, यासुओ का शरीर पल भर में बिजली की एक घूमती हुई किरण में बदल गया और वह बाल बाल ब्लड वुल्फ किंग के घातक हमले से बच गया।
भेड़िए के नुकीले पंजे उसके कपड़ों के किनारे को बस छूकर निकल गए। बूम! ब्लड वुल्फ किंग का हमला चूक गया और उसके विशाल भेड़िए के पंजे जमीन पर जा गिरे, जिससे एक उथला गड्ढा बन गया और कंकड़ और घास के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे। अपने पहले हमले में चूकने के बाद इसने तुरंत अपनी स्थिति को समायोजित किया। इसका खूनी लाल मुंह अचानक खुल गया और खूनी लाल ऊर्जा का एक घना गोला दहाड़ते हुए बाहर निकला, सीधे उस जगह की ओर बढ़ रहा था जहां यासुओ अभी अभी उतरा था। खूनी बम! यासुओ ने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को हल्के से छुआ और उसका शरीर एक बार फिर सहजता से एक तरफ सरक गया। लाल रंग का ऊर्जा गोला जमीन पर जा गिरा और खून की धुंध के बादल में बदल गया, जिससे एक तीखी मछली जैसी दुर्गंध फैल गई। जंगल के खूंखार भेड़िए राजा ने अथक आक्रमण किया। उसका विशाल शरीर उसके आकार के अनुपात से कहीं अधिक फुर्ती प्रदर्शित कर रहा था। उसके हर भयंकर हमले, काटने और पूंछ के वार से भयानक हवा के झोंके उठ रहे थे। हालांकि यासुओ का शरीर हवा में मुरझाए पत्ते की तरह था, जो ब्लड वुल्फ किंग के हमलों के तूफान के बीच चकमा देता और बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। राइडिंग द विंड पैसिव स्किल पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है, जिससे हर हरकत सहज और हर चकमा बिल्कुल सही हो जाता है। एआई के सटीक नियंत्रण में उसके हाथ में मौजूद विंडब्रेकर लॉन्ग स्वॉर्ड हमेशा ब्लड वुल्फ किंग के हमलों के बीच के अंतराल को पकड़ने में कामयाब रहती है, जिससे तेज बिजली की लकीरें निकलती हैं जो उसके शरीर पर भयंकर प्रहार करती हैं। पफ -485 कमजोरी पर हमला। तलवार की शक्ति तीव्र है और उसका प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे बिजली की शक्ति का विस्फोट होता है। दर्द से कराहते हुए जंगल के खूनी भेड़िए के राजा ने गुस्से में दहाड़ मारी और उसका हमला और भी भयंकर हो गया। वह अचानक सीधा खड़ा हो गया, उसके दोनों अगले पंजे एक भयानक खून जैसे लाल प्रकाश से चमक उठे और उसने उन्हें जोर से जमीन पर पटक दिया। ब्लड रेज शॉक, भनभनाहट। इसके केंद्र से अचानक एक लाल रंग की लहर बाहर की ओर फैल गई। क्षेत्रीय प्रभाव वाला हमला। यासुओ की आंखें सिकुड़ गईं और उसने फिर से लाइटनिंग रश को सक्रिय किया, तुरंत हवा में उछल गया और मुश्किल से एओई हमले से बच पाया। अब जंगल ब्लड वुल्फ किंग द्वारा अपने अंतिम हमले को अंजाम देने के बाद उत्पन्न हुए संक्षिप्त स्तब्धता के क्षण को एआई ने सटीक रूप से पकड़ लिया। यासुओ हवा में ही नीचे गिर पड़ा, उसकी लंबी तलवार बिजली की कड़क से चमक रही थी। गड़गड़ाहट भरी तलवारबाजी, सिजल, विनाशकारी शक्ति से भरपूर एक घनी गर्जनापूर्ण तलवार की आभा ने ब्लड वुल्फ किंग के सिर पर जोरदार प्रहार किया। -950 क्रिटिकल हिट। कमजोरी का फायदा उठाना। आओ! जंगल के रक्त भेड़िए के राजा ने एक तीखी दहाड़ मारी, तलवार के वार से उसका विशाल शरीर थोड़ा सा हिल गया और उसकी स्वास्थ्य पट्टी का एक छोटा सा हिस्सा स्पष्ट रूप से कम हो गया। पक्षाघात का प्रभाव शुरू हो गया। हालांकि यह सिर्फ एक सेकंड का तनाव होता है, लेकिन शीर्ष विशेषज्ञों के लिए यह बहुत कुछ करने के लिए पर्याप्त समय है। यासुओ ने अपनी बढ़त का लगातार लाभ उठाते हुए ब्लड वुल्फ किंग पर तलवार के वारों की बौछार कर दी। -377, -392, -380। एक सेकंड के लकवाग्रस्त होने के बाद जंगल ब्लड वुल्फ किंग ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी। उसकी आंखें और भी अधिक क्रूरता से चमक रही थी, जिसमें पागलपन की झलक भी थी। वह पूरी तरह से क्रोधित था। उसने उन सभी शानदार कौशलों को त्याग दिया और यासुओ का सबसे आदिम और उन्मत्त पीछा करने के लिए अपने शक्तिशाली शरीर का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस घने जंगल में एक आदमी और एक भेड़िया के बीच रोमांचक पीछा करने और जवाबी पीछा करने का सिलसिला चलता है। शुरुआत में जंगल के भेड़ियों के राजा ने यासुओ का पीछा किया और उस फिसलन भरे कीड़े के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल के रक्त भेड़िए राजा की गति धीरे धीरे कम होती गई और उसका शरीर अधिकाधिक घायल होता गया। एस रैंक क्लास की सहनशक्ति और शैडो सेट के उपचार प्रभाव के साथ यासुओ लगभग अथक है। जंगल ब्लड वुल्फ किंग की सेहत और रक्षा क्षमता भले ही अधिक हो, लेकिन वह इस तरह के लगातार रक्तस्राव को सहन नहीं कर सकता। धीरे धीरे सत्ता का संतुलन बदल गया। यासुओ ने चकमा देना बंद कर दिया और पहल करने लगा। अपनी असाधारण फुर्ती के दम पर उसने बाजी पलट दी और जंगल के खूनी भेड़िए के राजा का पीछा किया। वह मनमोहक चाल और तलवार की वह तीक्ष्ण रोशनी जंगल के रक्त भेड़िया राजा से जोंक की तरह चिपकी हुई थी। अपनी अपार शक्ति के बावजूद ब्लड वुल्फ किंग यासुओ के कपड़ों को छू भी नहीं सका और केवल हताशा भरी दहाड़ें ही निकाल सका। कुछ और मिनट बीत गए। जंगल के भेड़िए राजा का स्वास्थ्य पहले से ही बेहद खराब स्थिति में है। इसकी चाल धीमी हो गई थी और इसके हमले कमजोर और शक्तिहीन हो गए थे। आखिरी बार यासुओ की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और बिजली का प्रहार और गरज का प्रहार लगभग एक साथ सक्रिय हो गए। उसका शरीर बिजली में परिवर्तित हो गया और वह पलक झपकते ही ब्लड वुल्फ किंग के सामने पहुंच गया। भयानक बिजली की शक्ति से परिपूर्ण उसकी लंबी तलवार ने अचूक सटीकता से ब्लड वुल्फ किंग के हृदय को भेद दिया। -1280 एक घातक प्रहार। आओ! जंगल के रक्त भेड़िया राजा ने अंतिम बार एक शोकपूर्ण चीख निकाली और उसका विशाल शरीर धूल का बादल उड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जंगल ब्लड वुल्फ किंग लेवल 10 एलीट बॉस को हराएं और 12,000 अनुभव अंक प्राप्त करें। प्राप्त सामग्री: वुल्फ किंग का सार x1, रक्त से सने वुल्फ किंग के दांत x2, सख्त वुल्फ किंग का फर x1। 12,000 अनुभव अंक। यासुओ का लेवल सीधे LV9 20% से LV9 50% पर पहुंच गया। मैं अभी लेवल 10 तक पहुंचने के आधे रास्ते में ही हूँ। जो हुआ बेहद खुश था। ये दुर्लभ बॉस स्तरीय सामग्रियां अत्यंत मूल्यवान हैं। वुल्फ किंग का सार कुछ औषधियों और उपकरणों के लिए एक मुख्य सामग्री है। खून से सने वुल्फ किंग के दांत का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। कठोर वुल्फ किंग फर उत्तम कवच बनाने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है। एक मोटे अनुमान के अनुसार केवल इन कुछ वस्तुओं से ही आसानी से 50,000 से अधिक जिया सिक्के प्राप्त किए जा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा मुनाफा है। यासुओ नीचे झुक गया और एक एक करके जमीन से लूटी हुई चीजें उठाने की तैयारी करने लगा। ठीक तभी सरसराहट, दूर से अचानक कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। यासुओ ने अचानक ऊपर देखा, उसकी निगाहें बिजली की तरह तेज थी, उस दिशा की ओर जहां से आवाज आई थी। जंगल की छाया से 4 या 5 आकृतियां निकलीं और बुरे इरादे से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अध्याय 22 बिजली की तरह तेज। सूरज की रोशनी जंगल से छनकर आ रही थी, जिससे लंबी लंबी लहराती हुई परछाइयां बन रही थी। 5 आकृतियां धीरे धीरे अंधेरे से निकलीं और यासुओ और जंगल ब्लड वुल्फ किंग के शव के चारों ओर एक अर्ध घेरा बना लिया। नेता एक हटा कटा आदमी था जिसके चेहरे पर एक भयंकर निशान था और उसके कंधे पर एक विशाल कुल्हाड़ी ठंडी चमक रही थी। उसके बगल में एक लंबा पतला आदमी था जिसके हाथ में बर्फीले नीले रंग की छड़ी थी। एक तंग कपड़े पहने महिला थी जिसके हाथ में एक लंबा धनुष था और उसकी आंखें तेज थी, और 2 हटे कटे योद्धा थे जिनके हाथ में टावर शील्ड और एक धारी तलवारें थी और उनके चेहरे पर सतर्कता के भाव थे।
5 लोगों के एक मानक साहसिक दल का गठन। उनकी निगाहें निर्भीक होकर जमीन पर पड़े जंगल के खूनी भेड़िए के राजा के शव पर घूम गईं, फिर कुछ क्षणों के लिए गिरी हुई संपत्ति के उन कुछ टुकड़ों पर ठहर गईं जिनसे हल्की सी चमक निकल रही थी। अंत में सभी का ध्यान यासुओ पर केंद्रित हो गया, जो हाथ में तलवार लिए शांतिपूर्वक खड़ा था। चेहरे पर निशान लिए तगड़े कद काठी वाले उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपने पीले दांतों से भरा मुंह दिखाया और कर्कश आवाज में कहा, भाई तुम तो बड़े ही कुशल हो। जू हुआई ने तुरंत यासुओ का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लिया। वह देखना चाहता था कि यह बुद्धिमान एआई मौजूदा स्थिति को कैसे संभालेगा। फुर्तीली हरकतों के साथ यासुओ ने तेजी से वुल्फ किंग द्वारा गिराए गए वुल्फ किंग का सार, खून से सने वुल्फ किंग के दांत और मजबूत वुल्फ किंग का फर को उठाया और उन्हें अपने स्पेस रिंग में संग्रहित कर लिया। ये सब करने के बाद वह धीरे से खड़ा हुआ और शांत भाव से उन 5 लोगों को देखने लगा। आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? यासुओ ने जानबूझकर अस्थिरता और उदासीनता का भाव लिए हुए बात की। ये सुनकर सामने बैठे 5 लोग अचंभित रह गए। जो हुआई अपनी चेतना में भी लगभग हंस पड़ा। एआई द्वारा नियंत्रित इस यासुओ की बोलने की शैली वास्तव में अद्वितीय है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी न होती तो आप सोचते कि वे किसी ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म के सेट से आए हैं। चेहरे पर निशान लिए हटे कटे उस आदमी को एक पल के लिए स्तब्ध होना पड़ा, फिर वह दिल खोलकर हंसा, भाई तुम सच में बहुत मजेदार हो। हमारी टीम ने सबसे पहले इस जंगली खूनी भेड़िए के राजा को देखा। मैं बस कुछ और भाइयों को बुलाना चाहता था ताकि कार्रवाई करने से पहले सावधानी बरत सकूं, ताकि अचानक किसी मुसीबत में न फंस जाऊं और नाले में न गिर जाऊं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आने के बावजूद तुम मुझसे पहले यहाँ पहुंच जाओगे, भाई। यासुओ ने सवाल पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी, उसका लहजा शांत रहा। तो क्या हुआ? घावों से ग्रसित हटे कटे आदमी के बगल में लाठी पकड़े हुए लंबे पतले आदमी की आंखों में थोड़ी सी नाखुशी झलक रही थी और उसने ताना मारते हुए कहा, यह आदमी हद से ज्यादा घमंडी है। बॉस, मेरी राय में। चेहरे पर निशान लिए उस हटे कटे आदमी ने हाथ हिलाकर लंबे पतले भिक्षु को बोलने से रोक दिया। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी, लेकिन उसमें कुछ बनावटी और असत्यता का भाव था। भाई देखो, हमारे लिए ये लंबी यात्रा करना आसान नहीं है। ऐसे में आप हमें वुल्फ किंग द्वारा गिराई गई सामग्री का आधा हिस्सा दे सकते हैं। बाकी सब अपने साथ ले जाओ। चलो हम अपने तक ही सीमित रहें और एक दूसरे के मामलों में दखल न दें। चलो दोस्त बने रहें ताकि भविष्य में हम तियानहाई शहर से बाहर भी एक दूसरे का ख्याल रख सकें। आपका क्या कहना है? ये सुनकर जो हुआई ने मन ही मन उपहास किया। ये तो वाकई बहुत शानदार, सबसे पहले खोज करने वाला बयान है। कितना चतुर 2 हिस्सों में बांटने का तरीका है। इस लुटेरे का तर्क वाकई अद्भुत है। यासुओ ने दूसरे पक्ष के सुझाव को स्पष्ट रूप से गंभीरता से नहीं लिया। उसने दोबारा उनकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई और जाने के लिए मुड़ गया। उसने ठंडे लहजे में बस इतना ही जवाब दिया, मूर्खों का सपना। यदि तुम सक्षम हो तो स्वयं जाकर शिकार करो। दूसरों से चोरी करना बहादुरी का काम नहीं है, इससे केवल उपहास ही मिलता है। ये सुनकर उस दागदार आदमी के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसका लहजा अनफ्रेंडली हो गया। यार, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम तो उसको मना मत करो, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये दिखावटी बनावटी बातें करना बंद करो। अगर आप आज अपना सामान यहाँ नहीं छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आप इस जंगल से बिना किसी नुकसान के बाहर न निकल पाएं। बोलते समय उन्होंने अपने बगल में बैठे 4 साथियों को आंख मारी। चारों तुरंत समझ गए और तेजी से तितर बितर हो गए और चालाकी से यासुओ के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। दोनों ढालधारी योद्धाओं ने अपनी मीनार की ढालों को एक धीमी सी आवाज के साथ जमीन पर पटक दिया। उनके हथियार यासुओ की ओर तने हुए थे और उनके चेहरे उपहास और धमकी का मिश्रण थे। उनकी नजरों में उनके सामने खड़ा यह अकेला भेड़िया महज भाग्यशाली था और उनके बॉस को चुराने में कामयाब रहा। अब उसके लिए उन चीजों को बाहर निकालने का समय आ गया है जो उसकी नहीं है। चेहरे पर निशान लिए एक विशाल कुल्हाड़ी लिए हुए उस हटे कटे आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और व्यंग्य से कहा, बच्चे, मैं तुम्हें सच बता दूं, हम शिकारी संघ से हैं। ये देखते हुए कि आप युवा हैं और आप में कुछ क्षमता है, मैं आपसे विनम्रता से बात कर रहा हूं और आपको बाहर निकलने का रास्ता दे रहा हूं। चूंकि तुम इतने कृतघ्न हो, इसलिए हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। अपना सामान और अपनी सभी कीमती चीजें मेरे पास छोड़ दो। यासुओ धीरे से मुड़ा और उसकी निगाहें शांतिपूर्वक उसके चारों ओर मौजूद 5 लोगों पर घूम गईं। उसके हाथ में मौजूद विंडब्रेकर लॉन्ग स्वॉर्ड पेड़ों से छनकर आती धूप में एक भयावह रोशनी बिखेर रही थी। आगे चर्चा करना व्यर्थ है। युद्ध शब्द पूरे होने से पहले ही यासुओ अचानक हिल गया। बचाव और जवाबी हमले का विकल्प चुनने के बजाय उन्होंने पहल की और एक जोरदार आक्रमण शुरू कर दिया। उसका निशाना दुश्मन दस्ते की महिला तीरंदाज के अलावा और कोई नहीं था, जो अपेक्षाकृत पीछे तैनात थी और सबसे अधिक असुरक्षित भी थी। महिला तीरंदाज यासुओ के इस निर्णायक रवैये के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जब उसने उसे भूत की तरह अपनी ओर दौड़ते देखा तो वह चौंक गई और सहज ही उसने अपना धनुष खींचकर पीछे हटने की कोशिश की। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बिजली की चमक तेजी से दूर चली जाती है। सिजल, यासुओ की आकृति बिजली की एक घुमावदार किरण में बदल गई, जो पल भर में कई मीटर की दूरी तय करके सीधे महिला तीरंदाज के सामने प्रकट हो गई। अरे नहीं, लिली की रक्षा करो। घावों से भरे उस हटे कटे आदमी ने दहाड़ मारी और बाकी लोग भी तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उसकी मदद के लिए आगे आए। हालांकि यासुओ की तलवार तो और भी तेज है। तलवार की धार पर बिजली की तेज चमक दिखाई दी। गड़गड़ाहट भरी तलवारबाजी। छी, तलवार का पहला वार एकदम सटीक निशाने पर महिला तीरंदाज के कंधे पर लगा। अचानक बिजली की एक भयानक लहर दौड़ गई, जिससे न केवल उसकी हेल्थ बार का एक हिस्सा कम हो गया बल्कि लकवाग्रस्त प्रभाव भी उत्पन्न हो गया। महिला तीरंदाज स्तब्ध रह गई। उसकी तैयार की गई कुशलता अचानक बाधित हो गई। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। अगले ही पल यासुओ की दूसरी तलवार, जो पहले से ही मृत्यु की आभा से परिपूर्ण थी, उसके ठीक पीछे आ गई। तलवार ने एक भेदी चाप बनाया और सीधे महिला तीरंदाज की नाजुक गर्दन पर निशाना साधा। -788 क्रिटिकल हिट। महिला तीरंदाज के सिर के ऊपर एक विशाल लाल रंग का क्षति चिन्ह तैरता हुआ दिखाई दिया। चीखने का भी समय नहीं मिला कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह बेजान होकर गिर पड़ी। उसकी जान निकल गई। तुरंत बिक गया। यासुओ द्वारा हमला शुरू करने से लेकर महिला तीरंदाज को मार गिराने तक की पूरी प्रक्रिया सहज और बिजली की गति से हुई। इसमें 2 सेकंड से भी कम समय लगा। तू कमीना है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अपने साथियों को पल भर में मरते देख उस बलिष्ठ हटे कटे आदमी की आंखें खून से लाल हो गईं और वह वहीं पर आपा खो बैठा।
उसकी मांसपेशियां फूल गईं, त्वचा लाल हो गई, आंखें खून से लाल हो गईं और उसने एक जानवर जैसी दहाड़ मारी। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाई जिससे सीटी जैसी हवा चली और बिना किसी परवाह के यासुओ पर वार किया। उसी समय लंबे और पतले भिक्षु ने भी प्रतिक्रिया दी और तुरंत अपनी छड़ी से इशारा किया। बर्फ की कील पुकारें। अचानक हवा में से एक बर्फीली नुकीली वस्तु प्रकट हुई और एक तेज सीटी की आवाज के साथ उस स्थान की ओर तेजी से बढ़ी जहां यासुओ ने पहले शरण ली थी। दुर्भाग्यवश ये योजना सफल नहीं हुई। महिला तीरंदाज को मारने के बाद यासुओ ने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को हल्के से छुआ और पीछे हटने के बजाय वह एक भूत की तरह आगे बढ़ा। उसने कुशलतापूर्वक जादूगर के बर्फीले नुकीले कांटों को चकमा दिया जिससे उस बलवान व्यक्ति का शक्तिशाली कुल्हाड़ी का वार अपने लक्ष्य से चूक गया। यासुओ का निशाना वह बर्फ का जादूगर था जो प्रतिक्रिया देने में थोड़ा धीमा था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। बर्फ के जादूगर ने यासुओ को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा और उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसके हाथ तेजी से आगे बढ़े। फ्रॉस्ट नोवा, भनभनाहट। अचानक उससे अत्यधिक ठंडी हवा की एक लहर फैली जिसने यासुओ को वहीं जमा देने की कोशिश की। लेकिन यासुओ बहुत तेज है। फ्रॉस्ट नोवा की मारक क्षमता उस तक पहुंचने से पहले ही वह जादूगर के काफी करीब पहुंच चुका था। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार एक बार फिर बिजली की तरह चमक उठी। पफ, तलवार का एक और वार एकदम सटीक निशाने पर लगा। बर्फ के जादूगर ने कराहते हुए कहा और पल भर में उसकी स्वास्थ्य पट्टी लगभग आधी हो गई। मुझे बचाओ, जादूगर ने जल्दबाजी में चिल्लाते हुए कहा और साथ ही दूरी बनाने की कोशिश में तेजी से पीछे हटने लगा। इसी क्षण अंततः दो ढालधारी योद्धा आ पहुंचे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। उन्होंने अपनी मीनार की ढालें उठाईं और यासुओ पर जोर से प्रहार किया, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। ढाल की मार। यासुओ की आंखें शांत थीं और उसका शरीर मछली की तरह दो टावर शील्ड के बीच के गैप से गुजरते समय थोड़ा सा डगमगाया। उसका निशाना अभी भी वही बर्फ का जादूगर था जो भागने की कोशिश कर रहा था। धिक्कार है। ये दृश्य देखकर बर्फ का जादूगर भयभीत हो गया। उसे तलवारबाज की चालों के इतने अप्रत्याशित होने की उम्मीद नहीं थी। दो ढालधारी योद्धाओं का संयुक्त हमला भी उसे जरा भी नहीं रोक सका। बर्फ की दीवार। हताशा में जादूगर ने एक बार फिर उस कौशल का प्रयोग किया। क्लिक क्लिक क्लिक। जमीन से बर्फ की कई मोटी दीवारें खड़ी हो गईं, जिन्होंने उसके और यासुओ के बीच का रास्ता रोक दिया। हालांकि इससे यासुओ की प्रगति नहीं रुकी। बिजली की चमक तेजी से दूर चली जाती है। यासुओ का रूप एक बार फिर बिजली में बदल गया, जो सीधे बर्फ की दीवार को भेदते हुए जादूगर के ठीक सामने प्रकट हुआ। भिक्षु की आंखों में भय और असमंजस के भाव थे। पफ, आकाश में बिजली की एक चमक और तलवार की रोशनी कौंध गई और जादूगर का सिर हवा में बहुत ऊपर उड़ गया। उसके चेहरे पर अभी भी अविश्वास का भाव था। दूसरा, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। घावों से भरा वह विशालकाय व्यक्ति पूरी तरह से पागल हो गया था। उसने अपनी सारी रक्षात्मक मुद्रा त्याग दी और एक क्रोधित बैल की तरह अपनी विशाल कुल्हाड़ी को बार बार घुमाते हुए यासुओ पर वार करने लगा। हालांकि जब वह उन्माद की स्थिति में आ जाता था तो उसके हमले भयंकर तो होते थे, लेकिन उसकी सटीकता बेहद कम हो जाती थी। अपनी असाधारण चपलता के साथ यासुओ ने विशाल कुल्हाड़ियों के तूफान से शांतिपूर्वक बचते हुए कभी कभी अपनी तलवार से पलटवार करने में कामयाबी हासिल की, जिससे उसके शरीर पर खून से लथपथ घाव हो गया। दोनों ढालधारी योद्धाओं ने भी उस घायल बलवान व्यक्ति के हमले के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, लेकिन वे यासुओ के सामने बहुत धीमे साबित हुए। अक्सर जैसे ही यासुओ अपनी ढाल उठाता है, वह पहले ही किसी दूसरी जगह पर पहुंच चुका होता है। ये लड़ाई एक तरफा नरसंहार थी। यासुओ तीनों के बीच से निकलता हुआ आगे बढ़ा, उसका हर वार सटीक और घातक था। बिजली की शक्ति ने उन्हें बेरहमी से तबाह कर दिया। बिजली की चुभती चिंगारियों ने उनकी गति को धीमा कर दिया और उन्हें असुरक्षित बना दिया। पफ, एक ढालधारी योद्धा समय रहते वार से बच नहीं पाया और यासुओ की तलवार उसके गले में जा लगी, जिससे वह निराशा में जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद एक और ढालधारी योद्धा की बारी थी। हालांकि उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यासुओ की तलवार बहुत तेज थी और वार करने का कोण बहुत पेचीदा था और अंततः तलवार उसके दिल में जा लगी। मैदान पर केवल वही घावों से भरा हटाकटा आदमी बचा था, जो अभी भी उन्मादपूर्वक अपनी विशाल कुल्हाड़ी चला रहा था। वह खून से लथपथ था, उसका शरीर हर आकार के तलवार के घावों से छलनी था और उसकी हरकतें तेजी से सुस्त होती जा रही थीं। यासुओ की आंखें बर्फीली ठंडी थीं। अपने हमले में एक मौका पाकर उसकी लंबी तलवार एक विषैले सांप की तरह बाहर निकली। दिल को निशाना बनाओ। कुआं। घावों से ग्रस्त वह व्यक्ति अचानक रुक गया। उसने अपनी छाती में धंसी लंबी तलवार को देखा, उसकी आंखों में आक्रोश और पछतावा भरा हुआ था। धड़ाम, उसका हटा कटा शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इस समय तक हंटिंग ब्लड गिल्ड की 5 सदस्यीय टीम पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जो हुआ अपनी चेतना में ये सब देखकर रोमांचित हो गया और कहने लगा कि यह कितना रोमांचक है। एआई द्वारा नियंत्रित ये यासुओ जब लड़ता है तो कला का एक अद्भुत नमूना होता है। यासुओ ने अपनी तलवार से खून झाड़ा और युद्ध की लूट का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। ठीक तभी शश शश पास के जंगल से अचानक तेज कदमों की आवाजें सुनाई दी। आवाजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ काफी लोग हैं। यासुओ ने अचानक ऊपर देखा, उसकी पैनी निगाह उस दिशा पर टिक गई जहां से आवाज आ रही थी। बिना किसी झिझक के उसने तुरंत शव को लूटने का विचार त्याग दिया और अपने शरीर को एक झटके में झटक कर वह जंगल की अंधेरी गहराइयों में गायब हो गया। अध्याय 23। यह एक मोटी भेड़ है। यासुओ की आकृति घने जंगल की गहराई में अभी अभी ओझल हुई थी। सरसराहट। इस तबाह खुले मैदान में लोगों का एक और समूह दिखाई दिया। समूह के आगे चल रहे युवक की भौहें नुकीली थीं और आंखें चमकीली थीं और वह सतर्कता से चारों ओर देख रहा था। अजीब बात है, उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। टाइपिंग द्वारा भेजे गए निर्देशांक इसी क्षेत्र में हैं। हमें एक भी व्यक्ति क्यों नहीं दिख रहा है? उसके मुंह से ये शब्द निकले भी नहीं थे कि उसने इन्हें पहन लिया। बॉस, जल्दी आइए, थोड़ी दूरी से एक टीम सदस्य ने चिल्लाकर कहा। उस युवक के चेहरे के भाव बदल गए और वह तेजी से अपने आदमियों को लेकर आगे बढ़ा। एक ही नजर में उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जमीन पर 5 शव बिखरे पड़े थे। वे टाइबिंग की टुकड़ी के अलावा और कोई नहीं थे। लोहे के सिपाही, युवक ने दांत पीसते हुए कहा, उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। वे सब मर चुके हैं। ये कैसे संभव है? बॉस, क्या ये काम उस जंगल के खूनी भेड़िए के राजा ने किया होगा? युवक ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, असंभव। ये तो बस लेवल 10 का एक ताकतवर बॉस है। भले ही टाइबिंग और उसके आदमी इसका मुकाबला न कर पाएं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं होना चाहिए। वह नीचे झुक गया और शव पर लगे घावों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने लगा।
घाव साफ था और किनारे नुकीले थे, जो स्पष्ट रूप से किसी तेज धार वाले ब्लेड से हुआ था। उसकी हत्या कर दी गई। वह युवक अचानक खड़ा हो गया, उसकी आंखें निर्मल थीं। जैस्मीन, अपनी पैनी नजर का इस्तेमाल करो और 1 किलोमीटर के दायरे में सभी संदिग्ध लक्ष्यों की तलाश करो। वांग कियांग, गिल्ड में जो भाई ऑनलाइन हैं, उनसे तुरंत संपर्क करो और उन्हें कहो कि वे लेवल अप करना बंद करें और पूरी गति से यहाँ इकट्ठा हों। आयरन सोल्जर स्क्वाड को इतनी सफाई और कुशलता से खत्म करने के लिए उनकी ताकत काफी अधिक होनी चाहिए। हाँ बॉस। उस युवक के बगल में खड़ी एक लंबी महिला ने एक चमकीली हरी बांसुरी निकाली और उसे बजाने के लिए अपने होठों से लगाया। चहचहाहट चहचहाहट, कुछ सुरीली चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। आसपास के पेड़ों की चोटियों पर अलग अलग रंग के पंखों वाले 4-5 शिकारी पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गए। जैसे ही जैस्मीन के हाव भाव बदले, शिकारी पक्षी तेजी से आसपास के क्षेत्र का जायजा लेने के लिए फैल गए। जैस्मीन ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके माथे पर बालों की कुछ लंटें बिना हवा के हिल रही थीं, मानो वह शिकारी पक्षियों के साथ दृश्य साझा कर रही हो। कुछ क्षण बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। बॉस, लक्ष्य मिल गया। लगभग 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक अकेला व्यक्ति है। युवक की आंखें तेज हो गईं। अकेले? क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? जैस्मीन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। 5 किलोमीटर के दायरे में केवल एक ही जीवित लक्ष्य है और वह निश्चित रूप से वही है। युवक की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। यही तो है। जैस्मीन, उस पर अपनी पैनी नजर रखो, उसे भागने मत दो। चलिए उसके बारे में भी पता लगाते हैं। जैस्मीन ने फिर से सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक अजीब, हल्के हरे रंग का पैटर्न क्षण भर के लिए चमक उठा। इसी बीच 2 किलोमीटर दूर यासुओ के सिर के ऊपर मंडरा रहे एक बाज की आंखों में भी वही हरे रंग के पैटर्न दिखाई दे रहे थे। जैस्मीन ने बताया, लक्ष्य की जानकारी प्राप्त हो गई है। स्तर 9, वह थंडर स्वॉर्ड्समैन है। थंडर स्वॉर्ड्समैन, युवाओं का पेशा कुछ हद तक अपरिचित है, लेकिन दूसरे पक्ष की बात सुनकर वह अविश्वास का भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या आपका मतलब है कि यह बंदा सिर्फ 9वें लेवल का है, फिर भी इसने 20वें लेवल की टीम को खत्म कर दिया? हालांकि आयरन स्क्वाड शीर्ष स्तर का नहीं है और इसके उपकरण औसत दर्जे के हैं, फिर भी इसका स्तर कम से कम वहां तक तो है ही। यहाँ तक कि ए लेवल के पेशेवर खिलाड़ी के लिए भी केवल 9वें लेवल के साथ 5 लोगों की टीम को हराना आसान काम नहीं है, जब तक कि वह एस क्लास ना हो। हालांकि उन्होंने खुद ही इस बेतुके विचार को तुरंत खारिज कर दिया। यदि वास्तव में तियानहाई शहर में कोई एस स्तरीय पेशेवर दिखाई देता है, यह असंभव है कि इसकी जरा सी भी चर्चा न हुई हो। टीम के एक दुबले पतले शांत स्वभाव वाले सदस्य को देखते हुए उस युवक की आंखें झपकी। शाओ वेई, जाओ और उससे मिलो। याद रखें, मुख्य उद्देश्य जांच पड़ताल करना है। अगर दूसरी तरफ से विरोध हो तो हमारी मुख्य सेना के आने तक उन्हें रोके रखें। चाहे वह हत्यारा हो या ना हो, उसे हमारे ब्लड गिल्ड के इलाके में मनमानी करने की हिम्मत करने की कीमत चुकानी ही होगी। टीम के सदस्य शियाओ वेई ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में खून की प्यास भरी चमक बिखेरी। चिंता मत करो बॉस, इसे मुझ पर छोड़ दो। उसके बोलने से पहले ही उसकी आकृति एक भूत की तरह जंगल की छाया में झिलमिलाती हुई गायब हो गई, अविश्वसनीय गति से चलती हुई और पल भर में ओझल हो गई। दूसरी ओर जो हुआई की चेतना उसके शरीर में वापस आ गई थी। यासुओ द्वारा जंगल में की गई हत्या और लूटपाट से वह खास प्रभावित नहीं हुआ था। ये दुनिया मूल रूप से ही एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर तुम किसी को नहीं मारोगे तो कोई और तुम्हें मार देगा। कोमल हृदय होने से आप दूसरों के लिए केवल एक सीढ़ी बनकर रह जाएंगे। उसने अपना फोन उठाया, तियानहाई शहर का नक्शा खोला और जल्दी से उस स्वच्छ जल झील को ढूंढ लिया जिसका जिक्र ये शी ने किया था। ये यासुओ के वर्तमान स्थान से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हमें राक्षसों को मारकर और साथ ही यात्रा करके अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। उनका लक्ष्य सरल था, क्योंकि लुक्यूई ये शी के साथ मिलकर कालकोठरी में जाना चाहता है, लेकिन मैं उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सका। जैसे ही वह विचार कर रहा था, डिंग, सिस्टम सूचना, आपके क्लोन थंडर स्वॉर्ड्समैन यासुओ पर एक अज्ञात पेशेवर द्वारा दुर्भावनापूर्ण हमला किया जा रहा है। जो हुआई ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। फिर नहीं, जंगल में रहने वाले ये उद्दंड लोग सचमुच अंतहीन हैं। बिना किसी झिझक के उसने तुरंत अपनी चेतना यासुओ की ओर मोड़ दी। घने जंगल में यासुओ ने अभी अभी उस पर हमला कर रहे विषैले मकड़ियों के एक समूह से निपटा था और वह लूट का सामान उठाने ही वाला था। पुकारें, उसके पीछे के अंधेरे से जहरीली रोशनी की एक चमक चुपचाप निकली, जो सीधे उसके दिल की ओर निशाना साध रही थी। यासुओ ने अपना सिर भी नहीं घुमाया और बैकहैंड स्ट्राइक से हमले को रोक दिया। काटना, हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। हमलावर का पहला वार चूक गया और वह भूत की तरह पीछे हट गया, जिससे दूरी बन गई। वह एक आदमी था जिसने काले रंग के तंग कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथों में 2 गहरे नीले रंग के खंजर थे। वह कोई और नहीं बल्कि वही हत्यारा शियाओ वेई था जो पहले भी दिख चुका था। शियाओ वेई की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। कितनी तेज प्रतिक्रिया! लेकिन उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी आकृति फिर से धुंधली हो गई क्योंकि उसने सीधे स्टील्थ मोड को सक्रिय कर दिया। यासुओ ने शांत भाव से चारों ओर देखा। अचानक उसके बाईं ओर की हवा थोड़ी विकृत हो गई। मर जा! जियाओ वेई अचानक प्रकट हुआ, उसकी दोनों कटारें आपस में टकराईं, जिससे हवा में तीखी आवाज गूंजी और उसने यासुओ की कमर पर जोर से वार किया। पीठ में छुरा घोंपा, हड्डी निकाल ली, हत्यारे का सिग्नेचर कॉम्बो। पफ पफ, 2 दबी हुई धमकियां। शियाओ वेई का खंजर बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा। हालांकि खून के फव्वारे निकलने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। यासुओ के सिर के ऊपर केवल 2 दयनीय क्षति संख्याएं तैरती हुई दिखाई दी। -38, -45। क्या? जियाओ वेई की आंखें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा भय से भर गया। ये कैसे संभव है? वह 23वें स्तर का फुर्तीला हत्यारा है। उसके कौशलों का एक संयोजन ही उसी स्तर के ढालधारी योद्धा को बुरी तरह घायल कर देगा। लेकिन जब यह 9वें स्तर के तलवारबाज पर हमला करता है तो ये 100 का नुकसान भी नहीं पहुंचा पाता। इस आदमी का बचाव कितना भयावह है! उस क्षण में जियाओ वेई सदमे में आ गई और विचारों में खो गई। यासुओ ने एक चाल चली। उसने अपने शरीर पर लगे घावों की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। जैसे ही उसने अपने लंबे तलवार को पीछे की ओर क्षैतिज रूप से घुमाया, वह बिजली की तरह चमक उठा। तेज, निर्मम, सटीक। अरे नहीं! जियाओ वेई भयभीत हो गई और बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पफ, तेज धार वाले ब्लेड ने उसकी छाती को चीर दिया, जिससे खून का बादल उठ खड़ा हुआ।
-432। शाओ वेई के सिर के ऊपर चोटों का एक चौंकाने वाला आंकड़ा तैर रहा था। वह टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और उसकी आधी से ज्यादा हेल्थ पल भर में गायब हो गई। खांसी खांसी खांसी। जियाओ वेई दयनीय हालत में जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों में डर और हैरानी छाई हुई थी। क्या ये वाकई 9वां स्तर है? जू हुआई ने अपने मन ही मन उपहास किया। क्या ओ येजी द्वारा पूरी रात लगाकर तैयार किया गया वह दुर्लभ गुणवत्ता वाला सेट सिर्फ एक मजाक है? अपने इस घटिया साजो सामान से तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी सुरक्षा को भेद पाओगे? यासुओ की आंखें ठंडी थीं। बिना किसी झिझक के उसने अपनी तलवार निकाली और दुश्मन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। ये देखकर जियाओ वेई भयभीत हो गया और उसकी जीवित रहने की इच्छा चरम सीमा तक पहुंच गई। छाया का लबादा, वह दहाड़ा, उसके शरीर से काली ऊर्जा निकली और वह एक बार फिर उस स्थान से गायब हो गया। यासुओ की तलवार निशाने से चूक गई और उसने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उसने चारों ओर देखा, हवा में केवल खून की हल्की सी गंध बची थी, हत्यारे की उपस्थिति का कोई निशान नहीं बचा था। जू हुआई ने निर्णायक निर्णय लिया, पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत आगे बढ़ो। इस शातिर हत्यारे के चंगुल में फंसकर चुन तेजी से घने जंगल में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद जियाओ वेई की आकृति धीरे धीरे एक छिपे हुए पेड़ के खोखले तने में दिखाई दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके कपड़े ठंडे पसीने से भीगे हुए थे और वह तेजी से सांस ले रहा था। कुछ ही क्षण पहले उसे सचमुच मृत्यु का खतरा महसूस हुआ था। बहुत बहुत शक्तिशाली। कांपते हाथों से उसने अपना कम्युनिकेटर निकाला और जल्दी से अपने बॉस का नंबर डायल किया। अरे बॉस, क्या हाल है? शियाओ वेई, वो बच्चा क्या कर रहा है? फोन के दूसरी तरफ से चिंतित आवाज आई। जियाओ वेई की आवाज में डर की झलक थी। बॉस, टाइबिंग और बाकी सब निश्चित रूप से इसी लड़के के हाथों मारे गए हैं। मैं तो उसकी रक्षापंक्ति को भेद भी नहीं पाया। उसने तलवार के एक ही वार से लगभग मुझे मार ही डाला था। मुझे शक है कि उसने बेहतरीन गियर पहन रखे हैं, उच्च कोटि का उपकरण। युवक आश्चर्यचकित होकर बोला। क्या वाकई यह कोई अमीर नौजवान हो सकता है जो जीवन का अनुभव करने आया हो? इससे ये स्पष्ट होता है कि कैसे मात्र 9वें स्तर का एक व्यक्ति भी बाजी पलट सकता था और टाइबिंग और उसके समूह को मार सकता था। अपने बेहतर उपकरणों पर भरोसा करते हुए उन्होंने लापरवाही से काम लिया। वहां एक भी अंगरक्षक नहीं था। युवक के चेहरे पर लालच का भाव प्रकट हुआ। ये तो मोटी भीड़ है। जब ऐसा आकर्षक अवसर सामने आया है तो इसका लाभ न उठाने का कोई कारण नहीं है। उस युवक ने अपने होंठ चाटे, उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। जैस्मीन, अपने हॉकाई को उस पर कड़ी नजर रखने के लिए कहो। हमें उसे आज ही मार गिराना होगा। अध्याय 24, आयामी न्यूनीकरण हमला। उसी समय जू हुआई ने अपना ध्यान ओउएजी की ओर मोड़ दिया, जो अभी भी उस आलीशान अपार्टमेंट में आराम कर रही थी। यासुओ जल्द ही लेवल 10 पर पहुंच जाएगा। उसका शारीरिक स्तर भी 10वें स्तर तक पहुंच जाएगा। तब मैं तीसरा क्लोन बना पाऊंगा। हालांकि ओउएजी ने अभी तक महाकाव्य स्तर का कोई उपकरण नहीं बनाया है। लोहार के स्तर को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। जीवन से जुड़े व्यवसायों के स्तर में सुधार की गति अभी भी युद्ध और सहायक व्यवसायों की तुलना में काफी पीछे है। अपग्रेड करने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। कल ओउएजी ने 1 दर्जन से अधिक उपकरण बनाए। गुणवत्ता घटिया नहीं है, लेकिन इसका स्तर अभी केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंचा है। ये युद्धोपरांत उन्मुख व्यवसायों से बिल्कुल अतुलनीय है। हालांकि लेवल बढ़ाने के फायदे भी स्पष्ट हैं। विभिन्न गुणों में सुधार के अलावा ये जाली वस्तु बनाने की दक्षता को भी बढ़ाएगा। इसी प्रकार वे विभिन्न नए कौशल सीखेंगे। ओउएजी को नियंत्रित करने वाले जू हुआई ने अपने सहायक लिन वेई से संपर्क किया। 10 मिनट से भी कम। लिन वेई की कार पहले ही अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे दिखाई दे चुकी थी। ओउएजी कार में बैठ गई। लिन वेई ने विनम्रतापूर्वक पूछा, मास्टर ओउएजी, आपने कल रात कैसी नींद ली? इस समय जू हुआई ने ओउएजी को नियंत्रित नहीं किया। वह देखना चाहता था कि इस क्लोन पर मौजूद एआई कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्या वह यासुओ की तरह साहित्यिक शैली में बोलेगा? परिणाम स्वरूप ओउएजी ने धीमी आवाज में 2 शब्द कहे। अच्छा, फिर उन्होंने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं कहा। गाड़ी के अंदर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लिन वेई में हार मानने की अनिच्छा दिख रही थी और उसने बातचीत के लिए कुछ और विषय खोजने की कोशिश की। गुरुजी, आज मौसम बहुत सुहाना है। गिल्ड में दुर्लभ अयस्क का एक नया जत्था आ गया है। अंततः ओउएजी के कुछ शब्दों ने उन्हें चुप करा दिया। इनमें से अधिकतर एक अक्षर वाले शब्द हैं, जैसे ओम, मुझे पता है, और ठीक है। जू हुआई ने मन ही मन सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि ओउएजी के क्लोन से जुड़ी एआई एक शांत स्वभाव वाली, तकनीकी रूप से निपुण व्यक्तित्व है। अलग अलग क्लोन, अलग अलग व्यक्तित्व, ये दिलचस्प लगता है। कुछ ही देर में कार दोबारा लोहारों के संग में पहुंच गई। ओउएजी ने लिन वेई को आवश्यक ब्लूप्रिंट और सामग्री की सूची सौंप दी। तैयार है, इसे शीर्ष भट्टी में भेज दो। लिन वेई ने सूची ली और जल्दी से सिर हिलाया। जी गुरुजी, मैं इसका तुरंत ध्यान रखूंगा। इसके बाद ओउएजी सीधे अपने परिचित उच्च स्तरीय ढलाई कक्ष की ओर रवाना हो गए। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। संघ के सदस्यों ने बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की सामग्री लाई। इस बार ओउएजी ने जिस ब्लूप्रिंट को चुना वह लेवल 10 की अंगूठी थी। नीले रंग की गुणवत्ता, एक बार बन जाने के बाद इसकी गुणवत्ता कम से कम उत्कृष्ट होने की गारंटी है। यह अंगूठी छोटी और बेहद खूबसूरत है। इसके लिए ज्यादा सामग्री या समय की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपके लोहार के कौशल को बढ़ाने के लिए एकदम सही है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप सीधे एक एपिक ग्रेड आइटम बना सकते हैं, जो और भी बेहतर होगा। सामग्री तैयार है। उच्च स्तरीय लोहार कार्यशाला के भारी दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। ओउएजी ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में एकाग्रता की झलक दिखाई दी। उसने अपना उबाऊ और नीरस निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया। ठीक तभी डिंग, सिस्टम सूचना, आपके क्लोन थंडर स्वॉर्ड्समैन यासुओ पर एक अज्ञात पेशेवर द्वारा दुर्भावनापूर्ण हमला किया जा रहा है। जू हुआई के दिमाग में अचानक एक ठंडी प्रणाली की सूचना बज उठी। जू हुआई की भौहें अचानक सिकुड़ गईं। क्या हम पर फिर से हमला हो गया? ये जंगली इलाका बेहद असुरक्षित है। शहर से बाहर निकलने के पहले ही दिन उन पर 3 बार हमला हो चुका था। बिना जरा भी झिझक के उसने तुरंत अपनी चेतना यासुओ की ओर मोड़ दी। नजरिए में बदलाव। अगले ही पल जू हुआई ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यासुओ 1 दर्जन से अधिक पेशेवर खिलाड़ियों से घिरा हुआ था। ये लोग धुंधली आकृतियां थीं जो स्पष्ट रूप से एक घेरा बना रही थी।
तलवारों और ढालों से लैस 2 या 3 योद्धा पहले ही यासुओ से युद्ध में भिड़ चुके थे। पफ, यासुओ की लंबी तलवार ठंडी रोशनी से चमक उठी और एक योद्धा जो समय पर बचने में असमर्थ था, उसकी बांह से खून की एक धार निकली और वह पीछे हटे हुए चीख उठा। स्पष्ट है कि उनकी ताकत उतनी अधिक नहीं है। जू हुआई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इतने सारे लोग यासुओ पर हमला करने के लिए एकजुट क्यों हो रहे हैं? ऐसा लगता है कि वे खास तौर पर यासुओ के लिए आए थे। जू हुआई का दिमाग तेजी से चल रहा था। ये लोग उसी गिल्ड के होने चाहिए जिससे वे 5 लोग थे जो पहले यासुओ के हाथों मारे गए थे। जू हुआई थोड़ा असमंजस में था। ये जंगल इतना विशाल है, ये लोग यासुओ का पता इतनी सटीकता से कैसे लगा पाए? जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, तभी युद्ध के मैदान की स्थिति फिर से बदल गई। यासुओ की तलवार से एक सैनिक का लोहे का चाकू 2 टुकड़ों में कट गया। क्लैंग, टूटी हुई तलवार जमीन पर गिर गई। निराश होने के बजाय सैनिक का चेहरा परमानंद और खुशी से चमक उठा। वह जोश में चिल्लाया, बॉस सही कह रहा है। यह आदमी बेहतरीन साजो सामान से लैस है। भाइयों, इसे मार गिराओ। जू हुआई ने मन ही मन उपहास किया। वे यासुओ के उपकरणों पर भी नजर रखे हुए हैं। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिनके बारे में तुम जैसे डरपोक और कुत्ते जैसे लोगों को सोचना भी चाहिए। हालांकि जू हुआई ने दूसरे पक्ष के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को भी समझ लिया था। विरोधी टीम के नेता को कैसे पता चला कि यासुओ के पास सभी अच्छे उपकरण हैं? उसे अचानक उस हथियारे की याद आ गई जिससे उसकी पहले मुलाकात हुई थी। तभी यह बात स्पष्ट हुई। ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष मुझे काफी समय से देख रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। ये लोग यासुओ से उच्च पद के हो सकते हैं, हालांकि उसके उपकरण यासुओ के उपकरणों के मुकाबले कहीं भी नहीं है। ये दुर्लभ गुणवत्ता वाले उपकरणों का एक सेट है। संभवतः पूरे तियानहाई शहर में आपको कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास ये हो। इसके अलावा यासुओ एक एस-टियर हीरो है। उनसे निपटना आयामों को कम करने के खेल जैसा है। एक विचार के साथ जू हुआई ने एआई यासुओ को एक आदेश दिया। पूरी ताकत से हमला करो और उन्हें मार डालो। यासुओ की बेकाबू आंखों में हत्या का इरादा झलक उठा और उसने चुपचाप सिर हिलाया। अगले ही पल वह अचानक मुड़ा और पीछे हटने के बजाय दूसरी दिशा में तैनात कई पेशेवर सैनिकों की ओर तेजी से आगे बढ़ा। अरे नहीं, उसे रोको, उसे भागने मत दो, पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा। पल भर में ही अनगिनत रंगीन नियंत्रण मंत्र यासुओ पर बरस पड़े। उनके पैरों के नीचे दृढ़ताएं बेतहाशा फैली हुई थीं। ऊपर से आग का एक भयंकर घेरा नीचे की ओर गरजता हुआ आया। उसके सामने बर्फ की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई। जैसे ही यासुओ बर्फ की दीवार से टकराने वाला था, वह अचानक रुक गया। एक अजीब से कदम के साथ वह तुरंत पीछे मुड़ गया। उसके पीछे खड़े दोनों सैनिक रणनीति में इस अचानक बदलाव से पूरी तरह से अचंभित रह गए। फुफ, जैसे ही योद्धा मुड़ा, यासुओ की तलवार ठीक उसकी छाती में जा लगी। गड़गड़ाहट भरी तलवारबाजी -580। इसका लकवाग्रस्त प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है। सिपाही का शरीर अकड़ गया और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। यासुओ की आंखें ठंडी थीं और उसकी लंबी तलवार लगातार चलती रही। 2 और तलवार के वार ने निर्णायक रूप से प्रतिद्वंद्वी की बची हुई आखिरी सांस भी छीन ली। पूरी गतिविधि सहज और निर्बाध थी, मानो कोई निर्मम हत्यारा मशीन हो। एक व्यक्ति को मारने के बाद भी यासुओ रुका नहीं। एक भूखे भेड़िए की तरह जो अपने शिकार पर नजर गड़ाए हो, वह निडर होकर दूर स्थित जादूगरों और तीरंदाजों की पंक्तियों की ओर दौड़ पड़ा। भीड़ में घुस जाओ, उस पर निशाना साधो, उसे तुरंत मार डालो। यासुओ पर अनगिनत कौशल आतिशबाजी की तरह फूट पड़े। वह भयानक गर्जना इतनी भयानक थी कि कान बहरे हो गए। यासुओ की हेल्थ बार में स्पष्ट रूप से 1/3 की कमी आई। हालांकि जब धुआं और धूल छंट गई, वहां पहले से ही 4-5 ठंडी लाशें पड़ी थीं। लेकिन यासुओ अभी भी खड़ा है। उसका शैडोविन सूट हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जिससे उसकी सेहत तेजी से ठीक हो रही थी। घेराबंदी करने वाली भीड़ को अपने पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक सिहरन का अनुभव होने लगा। क्या ये आदमी सच में इंसान है? वह एक राक्षस है। लोगों में भय महामारी की तरह तेजी से फैल गया। ये खेल नहीं है, विशेष पुनरुत्थान उपकरण और वस्तुओं के बिना। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप सचमुच मर जाते हैं। ये पहली बार था जब उनका सामना इतने क्रूर और निर्दयी चरित्र से हुआ था। ये तो अमानवीय है, ये तो घोर घृणित है। भागो, तेजी से भागो। अंततः कोई इस अत्यधिक भय को और सहन नहीं कर सका। पहला वाला मुड़ा और भाग गया। एक बार पहला हो जाए तो दूसरा भी होगा, तीसरा भी। हालात पल भर में बेकाबू हो गए। शांत स्वभाव वाले सैनिकों में से एक ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, भागो मत, भागो मत, हमारे पास अभी भी मौका है, हम उसे मार सकते हैं। हालांकि तितर बितर होती भीड़ के बीच उसकी चीखें बहुत ही फीकी और शक्तिहीन लग रही थीं। अगले ही पल एक तेज तलवार जैसी रोशनी चमकी। भागो मत, चिल्ला रहा सैनिक अचानक रुक गया। उसका सिर हवा में बहुत ऊपर उछल गया। यासुओ के ठंडे सुंदर चेहरे पर खून के धब्बे लगे हुए थे। अध्याय 25, झाओ तियान की झाओ तियानमिंग। सिपाही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी खुली हुई आंखों में अब भी अपनी आसन मृत्यु का भय और आक्रोश झलक रहा था। बाकी बचे पेशेवर खिलाड़ी, जिन्होंने शुरू में आखिरी कोशिश करने का इरादा किया था, इस क्षण पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। एक शैतान, वह एक शैतान है, दौड़ो दौड़ो, वे चीखने लगे। उन्हें अब संरचनाओं या आदेशों की कोई परवाह नहीं थी। एक सहमे हुए खरगोश की तरह वह मुड़ा और घबराकर घने जंगल की गहराई में भाग गया। तथापि अब तुम भागना चाहते हो, बहुत देर हो चुकी है। यासुओ की आकृति बिजली की तरह तेज थी, जो लगातार पीछा करते और मारते हुए आगे बढ़ रही थी। चांदनी रात में ठंडी तलवार घातक चाप बनाती हुई आगे बढ़ रही थी। तलवार की रोशनी की हर चमक के साथ एक तीखी चीख और खून की बौछार होती थी। वह एक अत्यंत कुशल यमराज की तरह था, जो भाग रहे इन बचे हुए लोगों का लगातार पीछा कर रहा था। वे प्रत्येक अनमोल जीवन को ठीक उसी तरह से छीन रहे हैं। छी छी, खामोश रात के जंगल में चीखें और हथियारों के मांस को भेदने की आवाजें गूंज रही थी। इसने मृत्यु का एक भयावह संगीत रच दिया। डॉट डॉट डॉट। दूर स्थित एक खुले मैदान में अलाव चटकने और फूटने की आवाज कर रहा था। रेशमी वस्त्र पहने हुए जो युवक सबसे आगे चल रहा था, उसने गंभीर भाव से उस घने जंगल की ओर देखा जहां युद्ध हो रहा था। उसने भौहें चढ़ाई और अपने बगल में बैठी जैस्मीन की ओर मुड़ा, जिसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। लड़ाई की स्थिति अब कैसी है?
जैस्मीन ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बारीक बूंदें दिखाई दे रही थी। कुछ क्षण बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी आवाज अनियंत्रित भय से भरी हुई थी। ऐसा लगता है वे सब मर चुके हैं। युवक की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अर्थ क्या है? हमने जिन 1 दर्जन 4 आदमियों को भेजा था वे सब मर गए। जैस्मीन ने बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया, उसकी आंखों में आपदा से बचने का सदमा साफ झलक रहा था। वो आदमी बहुत ताकतवर है, वो तो मानो एक हत्यारा मशीन है। हमारे लोग उसके सामने पूरी तरह से बेबस हैं। बेकार, बिल्कुल बेकार का कचरा। युवक क्रोधित हो गया और उसने अपने बगल में रखे अलाव जलाने के स्टैंड को लात मार कर गिरा दिया, जिससे चिंगारियां उड़ने लगी। इस निकम्मे लोगों को अपने पास रखने का गिल्ड को क्या मतलब है? 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग थे, वे उनमें से एक को भी नहीं गिरा सके। वह इतना क्रोधित था कि उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उनके पीछे 2 शांत स्वभाव के अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान थी। उनमें से एक आगे बढ़ा, अभिवादन के रूप में हाथ जोड़े और कहा, युवा स्वामी मो, कृपया शांत हो जाए। विरोधी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह केवल 9वें स्तर पर है। सिर्फ इसलिए कि भीड़ समस्या का समाधान नहीं कर सकती, इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी इसका समाधान नहीं कर सकते। एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही यंग मास्टर मो, हम दोनों भाई मिलकर तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर देंगे। हालांकि यंग मास्टर मो, हमारे बीच पहले से ही एक समझौता हो चुका था। उस बदमाश को मार डालो और हम भाइयों में से प्रत्येक को 100,000 ग्रेड जिया सिक्के मिलेंगे, इससे कम नहीं। यंग मास्टर मो के नाम से जाना जाने वाला युवक उस समय बेहद उत्तेजित था। उसने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि मुझे आपके थोड़े से पैसों की कमी हो जाएगी? अगर तुम उसे मेरे लिए मार डालोगे तो मैं तुम्हें 100,000 या 200,000 भी दे दूंगा। जल्दी करो, उसे भागने मत दो। ये दोनों व्यक्ति उनके पिता के सक्षम लेफ्टिनेंट थे, भाई झाओ तियानमिंग और झाओ तियानकी। दोनों ही 30 से अधिक स्तर के अनुभवी पेशेवर हैं, जिनके पास युद्ध का अत्यंत समृद्ध अनुभव है। असल में मो शाओ ने उन्हें केवल एहतियात के तौर पर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बुलाया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 9वें स्तर के एक साधारण व्यक्ति से निपटने के लिए इन 2 शक्तिशाली हस्तियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। लेकिन मौजूदा हालात ने उनके सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। जब वे बात कर रहे थे, धड़ाम, दूर घने जंगल से एक अस्त व्यस्त आकृति लड़खड़ाती और रेंगती हुई बाहर निकली। उसका चेहरा खून से लथपथ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में घोर भय झलक रहा था। युवा स्वामी मो, मुझे बचाओ। वह व्यक्ति मो शाओ के चरणों में औंधा पड़ा था, उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। वे सब मर गए, मेरे भाई, सब मर गए। वो व्यक्ति, वो इंसान नहीं है, वो एक राक्षस है, नरक से निकला हुआ शैतान है। मो शाओ का चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ गया और उसने उस आदमी को लात मारकर दूर फेंक दिया। बेकार का कचरा, वे सब मर चुके हैं, तुम खुद क्यों नहीं मर जाते? उसने अचानक देखा कि उसके बगल में बैठी जैस्मीन और भी ज्यादा बुरी तरह कांप रही थी, उसके दांत बज रहे थे। मो शाओ ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हें फिर से क्या हुआ है? तुम इस तरह क्यों कांप रहे हो? जैस्मीन की आवाज सिसकियों से भर गई थी और उसमें निराशा साफ झलक रही थी। युवा स्वामी मो, वह व्यक्ति, उसने ऐसा लगता है कि जानबूझकर उसे जाने दिया। वह हमारी सटीक लोकेशन जानना चाहता है। वह लगता है वह पहले ही पहुंच चुका है। शब्द पूरे होने से पहले ही सरसराहट, पास ही स्थित जंगल की छाया से हल्की पदचाप सुनाई दी। एक लंबा और पतला व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला। चांदनी नीचे चमक रही थी, जिससे उसका थोड़ा झुर्रीदार लेकिन असामान्य रूप से ठंडा चेहरा और उसके हाथ में मौजूद खून के धब्बों से सना हुआ काला लोहे का लंबा तलवार रोशन हो रहा था। एक व्यक्ति, एक तलवार। वह चुपचाप कदम दर कदम उनकी ओर बढ़ा। हालांकि वह मात्र एक व्यक्ति था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था मानो वह हजारों सैनिकों का भार ढो रहा हो, जिससे दमन का एक घुटन भरा एहसास पैदा हो रहा था। मो शाओ ने उस आकृति को देखा, उसकी आंखों में हिंसा और क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। बिल्कुल सही समय। इससे मुझे दोबारा तुम्हें ढूंढने आने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। उसने अचानक मुड़कर दोनों झाओ भाइयों की ओर देखा और चिल्लाया, झाओ तियानमिंग, झाओ तियानकी, अब प्रदर्शन करने की आपकी बारी है, मुझे निराश मत करना। झाओ तियानमिंग और झाओ तियानकी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर शांति से मो शाओ के पीछे से बाहर निकल आए। झाओ तियानकी दुबला पतला था और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने लंबे कद और शांत चेहरे वाले झाओ तियानमिंग की ओर एक नजर डाली और आलस्य से बोला, बड़े भाई, क्या मुझे इस बच्चे पर अकेले अभ्यास करने का मौका मिलेगा? मैं सचमुच उस छोटे से आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा सकता जो अभी 10वें स्तर का भी नहीं है। दूसरी ओर झाओ तियानमिंग कहीं अधिक सतर्क दिखाई दिए। उसकी निगाहें पैनी थीं और वह ध्यान से यासुओ को देख रहा था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, उसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। वह अकेले ही थोड़े समय में हमारे 1 दर्जन से ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ियों को हराने में सक्षम था। दूसरे भाई, लापरवाह मत बनो और दुश्मन को कम मत समझो। झाओ तियानकी ने लापरवाही से जम्हाई ली और अपनी नींद से भरी आंखों को मला। तो क्या हुआ? क्या वे निकम्मे मुर्गे और कुत्ते हम भाइयों के बराबर होने के लायक भी हैं? मेरी राय में ये तो बस एक चींटी को कुचलने जैसा है। जब वे बात कर रहे थे, यासुओ पहले ही उन दोनों से लगभग 12 मीटर आगे रुक चुका था। उनकी गहरी निगाहें शांतिपूर्वक उनके सामने खड़े झाओ भाइयों के साथ साथ उनके पीछे खड़े मो शाओ और अन्य लोगों पर घूम गईं, जो किसी दुर्जय शत्रु का सामना करते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक ठंडी, गहरी आवाज धीरे धीरे हवा में गूंजने लगी। आप सब कौन हैं? आपने मुझ पर हमला क्यों किया? झाओ तियानकी ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखों में घृणा और अवमानना भरी हुई थी। बच्चे, अगर किसी को दोष देना हो तो खुद को दोष दो, क्योंकि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया। ये तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारे पास वे चीजें नहीं होनी चाहिए थी जो तुम्हारी नहीं थी। शब्द पूरे होने से पहले ही झाओ तियानकी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने आगे कुछ भी कहने में समय बर्बाद नहीं किया। उसकी आकृति अचानक भूत की तरह तेजी से हिली और पल भर में यासुओं से उसकी दूरी कम हो गई। एक तीखी चीख हवा में गूंज उठी।
एक लंबी पतली युद्ध तलवार जो एक भयानक रोशनी से चमक रही थी अचानक उसके हाथ में प्रकट हुई, जिसमें अतुलनीय रूप से तेज हवा थी, और उसने सीधे यासुओ के चेहरे पर वार किया। जू हुआई की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वाह, कितनी तेज! इस व्यक्ति की क्षमता वास्तव में उन छोटे मोटे लोगों से बिल्कुल अलग स्तर की है। ये देखकर यासुओ ने तुरंत अपनी तलवार उठाकर बचाव किया। क्लैंग! धातु के टकराने की आवाज अचानक शांत रात के आकाश में गूंज उठी, जिसने कानों को भेद दिया। हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। विरोधी की तलवार से एक जबरदस्त शक्ति उत्पन्न हुई। यासुओ को अपने हाथ में हल्की सुन्नता महसूस हुई और उसका शरीर अनजाने में आधा कदम पीछे हट गया। झाओ तियानकी का हमला चूक गया और उसकी आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। उसके होंठों के कोने पर एक खूनी मुस्कान फैल गई। अरे, इसने सचमुच मेरे हमले को रोक दिया। बच्चे, लगता है तुम्हारे पास कुछ हुनर तो है ही। ये तो दिलचस्प है। अध्याय 26। चलिए एक बार कोशिश करते हैं। ये दृश्य देखकर जो हुआई भी उतना ही चौंक गया। इस व्यक्ति की तलवारबाजी न केवल तेज और पेचीदा है, बल्कि उसकी गति यासुओ की तेज चालों का भी मुकाबला कर सकती है। पहले के उन छोटे मोटे जीवों से कहीं बेहतर। ये निस्संदेह ब्लडथर्स्टी गिल्ड की सर्वोच्च स्तरीय युद्ध शक्ति है। ये सच है, यहाँ तक कि एक तीसरे या चौथे दर्जे के संगठन को भी कुछ ऐसे सख्त मिजाज लोगों की जरूरत होती है जो चीजों को नियंत्रण में रख सकें। झाओ तियानकी ने अपने थोड़े फटे हुए होंठों को चाटा, उसकी आंखों में एक क्रूर रक्तपिपासु चमक दिखाई दी। दोबारा उसने धीमी सी दहाड़ मारी और उसकी आकृति एक बार फिर तेजी से बाहर निकल गई। तलवार की रोशनी झरने की तरह चमकी और पल भर में यासुओ को अपनी चपेट में ले लिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, धातु से धातु टकराने की आवाज लगातार आ रही थी और धुंधले जंगल में लगातार चिंगारियां उड़ रही थीं। एआई के कुशल नियंत्रण के साथ यासुओ के तलवार के वार हवा की तरह तेज थे, जिससे उसकी रक्षा अभेद्य हो गई थी। हर ब्लॉक या डॉज को पूरी सटीकता से अंजाम दिया गया। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की हिंसक शक्ति और निरंतर हमलों के आगे उसकी आकृति दब गई और उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैरों के नीचे की मिट्टी और गिरे हुए पत्तों से गहरे गड्ढे बन गए थे। अब विशेषताओं में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक उसी समय जब झाओ तियानकी की गति धीमी पड़ गई और नई ताकत पैदा होना अभी बाकी था, यासुओ की आंखों में अचानक से बहुत सारी जानकारी कौंध गई। गलती, उसने अचानक अपने पैरों से जोर लगाया और अपने शरीर को अविश्वसनीय कोण पर मोड़ लिया। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार किसी विषैले सांप की जीभ की तरह तेज गति से चलती थी, बिजली की तरह फुर्तीली। यह एक घातक बिजली के झटके में बदल गया, जो सीधे झाओ तियानकी के महत्वपूर्ण हृदय में जा लगा। तलवार का वह वार धूर्ततापूर्ण, निर्मम और बिल्कुल सटीक समय पर किया गया था। झाओ तियानकी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एकदम से मेरे पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक सिहरन दौड़ गई। मेरे दिल पर मौत का साया मंडरा रहा है। उसने बचने, चकमा देने या रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था। इस नाजुक क्षण में अहंकारी साफ आसमान से बिजली की कड़क जैसी एक जोरदार आवाज गूंजी। पास ही मौजूद झाओ तियानमिंग ने हरकत दिखाई। ऐसा लग रहा था मानो वह इसके लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा हो। उसके हाथ में मौजूद चांदी का भाला ऐसा लग रहा था मानो कोई सोया हुआ अजगर जाग उठा हो। भाला अजगर की तरह चमकता है। जल्दी, यह इतनी तेज गति से गुजरा कि हवा को चीरता हुआ एक तीखी चीख निकल गई। चांदी की रोशनी की एक चमक, एक भयानक शक्ति के साथ जो हर चीज को भेदती हुई प्रतीत होती थी। उसने अचानक आगे बढ़ते हुए यासुओ की खुली पसलियों पर पूर्ण सटीकता से वार किया। ये कोण बेहद पेचीदा है। समय बिल्कुल सटीक था। यासुओ की पुरानी ताकत फीकी पड़ गई है और नई ताकत अभी उभरनी बाकी है। तलवार का वार पहले ही हो चुका है, अब इस चाल को बदलना संभव नहीं है। एक अन्य शीर्ष विशेषज्ञ के इस घातक गुप्त हमले का सामना करते हुए एआई नियंत्रण भी इसे पूरी तरह से टाल नहीं सकता। छी, भाले की नोक यासुओ की पसलियों में घुस गई। खून के छींटे पड़े। -528। यासुओ के सिर के ऊपर एक विशाल गहरे लाल रंग का क्षति चिन्ह तैर रहा था। उसकी हेल्थ बार पल भर में ही तेजी से नीचे गिर गई। अब केवल एक तिहाई हिस्सा ही बचा है, जो दयनीय है। जू हुआई ने अपने चेतना क्षेत्र में अचानक भौहें सिकुड़ी। मेरा दिल बैठ गया। इतनी उच्च आक्रमण क्षमता। मेरे पास मौजूद दुर्लभ गुणवत्ता वाले कवच में ऐसे रक्षात्मक गुण हैं जो उसी स्तर के अन्य कवच को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। दूसरे पक्ष ने उसे चाकू से भी घायल कर दिया और उसने अपनी जान का अधिकांश हिस्सा गंवा दिया। झाओ उपनाम वाले इस व्यक्ति का स्तर और आक्रमण क्षमता शायद बेहद उच्च स्तर की है। पीछे हटो, तुरंत युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलो। जू हुआई ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश जारी किया। हमें किसी भी हालत में प्रत्यक्ष टकराव में शामिल नहीं होना चाहिए। गोली की ताकत का इस्तेमाल करते हुए यासुओ ने असहनीय दर्द को सहा और जितनी तेजी से हो सके पीछे की ओर लुढ़क गया। बिजली की चमक, तेज आवाज, तारांकन। बिजली की एक चमक, उसकी आकृति ने पल भर में दूरी बना ली और बिना किसी झिझक के वह मुड़ा और धनुष से छूटे तीर की तरह अपने पीछे घने अंधेरे जंगल में तेजी से निकल गया। कुछ ही पलों में चमक कर वह जंगल की गहराई में गायब हो गया। बड़े भाई, इसका क्या मतलब है? बाल बाल मौत से बचने के बावजूद झाओ तियानकी सदमे में था और तुरंत गुस्से से भड़क उठा। उसने झाओ तियानमिंग पर चिल्लाते हुए कहा, मैं उससे जबरदस्त एक एक करके लड़ रहा था। मैं उसे हराने ही वाला था। तुम दखल क्यों दे रहे हो? झाओ तियानमिंग ने भावहीन होकर अपना भाला म्यान में रखा और उसे ठंडी निगाहों से देखा। बेवकूफ, यह कोई लड़ाई का अखाड़ा नहीं है। जल्दी से काम खत्म करो, पैसे लो और चले जाओ। समय की कितनी बर्बादी है। अपनी बंदूक की नोक पर नजर डालते हुए उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ये बच्चा, इसका कवच हद से ज्यादा मजबूत है। वह केवल 9वें स्तर का था, फिर भी मेरे पूरे बल से चलाई गई गोली लगने के बाद भी वह तुरंत नहीं मरा। उसने अचानक उस दिशा में देखा जिधर यासुओ गायब हुआ था और तीखे स्वर में चिल्लाया, बकवास बंद करो। उसका पीछा करो। ये बच्चा अविश्वसनीय रूप से तेज है। यह जरूर फुर्ती में माहिर कोई पेशेवर होगा। अगर वह भाग निकला तो परेशानी हो जाएगी। पास ही खड़े मोशाओ को भी सब कुछ समझ आ गया और उसने तुरंत कम्युनिकेटर पर चिल्लाकर कहा, जैस्मीन, उस पर कड़ी नजर रखो, उसे भागने मत दो। उसके चेहरे पर बचे हुए डर की झलक थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उकसाए जाने के कारण क्रोध और लालच के भाव स्पष्ट थे। चिंता मत करो, वह भाग नहीं सकता। रात और गहरी होती चली गई। जंगल एक विशालकाय जानवर की तरह था जो अपने शिकार को निगल जाएगा। उसका काला मुंह चौड़ा खुला हुआ था।
यासुओ का शरीर घने जंगल से होकर तेजी से गुजरा, रास्ते में उड़ने वाले पक्षियों और अंधेरे में छिपे लाल आंखों वाले जानवरों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। हवा मेरे कानों में सीटी बजा रही थी। वह लगातार अपनी दिशा बदलता रहा और पीछा करने वालों से बचने के लिए जटिल भूभाग का उपयोग करने की कोशिश करता रहा। ये पुष्टि करने के बाद कि फिलहाल कोई पीछा करने वाला नहीं है, उन्होंने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी। शैडोबिन सेट का लड़ाई से बाहर स्वास्थ्य पुनर्जनन प्रभाव चुपचाप सक्रिय हो गया। शरीर में जीवन की एक हल्की सी सांस समा जाती है। घाव धीरे धीरे भर रहा है। स्वास्थ्य बार धीरे धीरे ठीक होने लगा। अंततः ये पूरी क्षमता पर पहुंचकर स्थिर रूप से रुक गया। जो हुआई ने अपने क्लोन की स्थिति को भांप लिया और कुछ हद तक निश्चिंत महसूस किया। वे दोनों प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत हैं। आमने सामने की लड़ाई में यासुओ अपनी एआई नियंत्रण क्षमता और उपकरणों के फायदों की बदौलत अभी भी अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। अगर दोनों टीमें मिलकर घेराबंदी वाला हमला करती हैं, तो यासुओ के जीतने का कोई मौका नहीं होगा। सबसे जरूरी काम अपग्रेड करना है। एक बार जब आप लेवल 10 पर पहुंच जाते हैं और नए कौशल सीख लेते हैं, तो आपकी ताकत में निश्चित रूप से नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। तभी स्थिति को पलटने की संभावना होगी। ठीक तभी तेज हवा के चलने की सरसराहट और हड्डियों से चिपके कीड़ों की तरह भारी कदमों की आहट बगल से और पीछे से फिर से तेजी से पास आने लगी। जल्द ही कुंठा और उत्साह से भरी झाओ तियानकी की आकृति यासुओ की दृष्टि सीमा के किनारे पर दिखाई दी। अरे यार, अब